एक व्यक्ति एक अजीब सी जगह पर उठता है, ये सोचते हुए कि उसकी पहचान क्या है और क्या वो पहले ही मर चुका है। उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है, जो एक पूर्वज से गुहार लगा रही है कि वो उस पर और उसके बच्चे पर रहम करे और उसे जन्म देने दे। जवाब एक सख्त इनकार होता है, क्योंकि एक दूसरी आवाज कंफर्म करती है कि मेडिसिन गॉड की घाटी ने ये तय किया है कि माँ का मूल खराब हो गया है, उसकी जन्मजात प्रतिभा कम है और उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण फीटस एक साधारण नींव का है। वो आवाज आगे कहती है कि लुओ क्लैन ऐसी औलाद कैसे पैदा कर सकता है बिना दूसरे क्लैंस के लिए मजाक का पात्र बने, जिससे हीरो सोचने लगता है कि ये बातचीत कहां से आ रही है और जन्मजात कमी वाले भ्रूण होने का क्या मतलब है। अचानक उसे भयानक सच का एहसास होता है। उसे एक फैंटेसी दुनिया में एक अजन्मे बच्चे के रूप में भेज दिया गया है। वो अपने सामने अपनी गर्भवती मां को देखता है और समझ जाता है कि वो वही बच्चा है जिसके जन्मजात कमी के बारे में वो बात कर रहे हैं। वो देखता है कि एल्डर यंग जोजो उसे त्यागने पर तुले हुए हैं और वो इस दुनिया की क्रूरता के बारे में सोचता है, जो ताकत से चलती है, जहां कमजोर को भ्रूण के रूप में भी छोड़ दिया जाता है। मां शांतियन से पूछती है कि क्या वो इस फैसले से सहमत है। शांतियन उस पर चिल्लाती है, ये पूछते हुए कि उसका बच्चा, जिसके रूट बोन्स खराब हैं, वो लुओ क्लैन के संसाधनों और किस्मत को कैसे बांट सकता है। उसकी तुलना यूनर के भ्रूण से करते हुए, जिसे एक सेलेस्टियल बॉडी माना जाता है। मां गुस्से से जवाब देती है, शांतियन को याद दिलाते हुए कि वो वही थी जिसने अपनी जन्मजात सच्ची एनर्जी यूज ट्रांसफर की थी उसे बचाने के लिए, जब वो घायल और बेहोश था, और यही काम उसके बच्चे के रूट बोन्स के खराब होने का कारण बना। शांतियन उसे सिर्फ एक विकल्प देती है, या तो लुओ क्लैन छोड़ दो या अपने बच्चे को त्याग दो। मां इन विकल्पों से चौंक जाती है। भ्रूण सोचता है कि किस तरह का नीच इंसान एक मां को ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर करेगा, और चिंता से अपनी मां के चुनाव का इंतजार करता है। मां, जिसका नाम जंग चीशिन है, अपना फैसला लेती है और ऐलान करती है कि वो लुओ क्लैन छोड़ देगी। एल्डर और शांति उसे हैरानी से देखते हैं। जंग चीशिन ऐलान करती है कि आज से उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी और मौत का लुओ क्लैन से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा अपनी मां से वादा करता है कि भले ही वो कमजोर और खराब रूट बोन्स वाला बच्चा है, वो कल्टीवेट करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा और वो साथ मिलकर अपनी इज्जत कमाएंगे। उसी दृढ़ निश्चय के पल में एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसका नाम लेट ब्लूमर सिस्टम है, उसके सामने प्रकट होता है, जो उससे बंध गया है क्योंकि उसने कल्टीवेट करने का दृढ़ निश्चय दिखाया था। वो एक सिस्टम पाकर हैरान और उत्साहित है, लेकिन वो जल्दी ही उसके नाम पर गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कि वो अभी पैदा भी नहीं हुआ है कि लेट ब्लूमर कहलाए। उसे पता चलता है कि सिस्टम का पूरा नाम सिस्टम ऑफ लेट ब्लूमिंग ग्रेटनेस है, और सोचता है कि सिस्टम उसे गर्भ में रहते हुए ही कड़ी मेहनत करने के लिए धकेल रहा है। फिर वो सोचता है कि क्या ये सिस्टम 300 साल पहले आ गया है। सिस्टम उसे उसके कठिन भविष्य की एक झलक दिखाता है, जहां वो और उसकी मां जंग चीशिन कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे और सबसे उपहास और अपमान का शिकार होंगे। सिस्टम बच्चे के दुखद भविष्य को दिखाना जारी रखता है, दिखाता है कि कैसे उसके सौतेले भाई ने दांव हासिल कर लिया है, जबकि वो अपनी मां द्वारा मांगी गई गोलियों पर जिंदा रहने के लिए निर्भर है, और उसे दिखाता है कि किस्मत को चुनौती देने का उसका दृढ़ निश्चय उसकी मां की मौत के बाद ही आया। भ्रूण इस किस्मत को जिद से नकार देता है, सिस्टम को इस दुखद दृश्य को दिखाना बंद करने के लिए चिल्लाता है। ये समझते हुए कि सिस्टम 300 साल पहले आ गया है, वो अपनी जिंदगी को एक असफलता से जीत में बदलने का फैसला करता है और कसम खाता है कि वो अपनी कहानी को दोबारा लिखेगा, ताकि वो एक चमत्कार बन सके जो स्वर्ग में फैल जाए। सिस्टम उसके सामने एक बिगिनर्स मिशन पेश करता है कि वो पहली बार स्वेच्छा से कल्टीवेट करे और अपनी मां को चकित कर दे, जिसका इनाम आर्केड सेक्रेड बॉडी के साथ फ्यूजन होगा। वो हैरान रह जाता है और सिस्टम समझाता है कि ये बॉडी अजेय शारीरिक शक्ति प्रदान करती है, जो प्राचीन सम्राटों को चुनौती देने में सक्षम है। उसे एहसास होता है कि इस तोहफे के साथ वो निश्चित रूप से किस्मत को बदल सकता है। गर्भ में होने का फायदा उठाते हुए वो फीटल ब्रीदिंग के जरिए आसानी से स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट करता है।
उसकी माँ अपने अंदर अजीब हलचल महसूस करती है और हैरानी से सोचती है कि क्या उसका बेटा गर्भ में रहते हुए ही कल्टीवेट करने लगा है। सिस्टम मिशन के पूरा होने की घोषणा करता है और उसे आर्केइक सेक्रेड बॉडी के साथ फ्यूज करने की प्रक्रिया शुरू करता है, जो प्राचीन ऋषियों की विरासत को एक्टिवेट करती है। माँ बाहर बिजली जैसी एक अजीब घटना देखती है। अपनी चेतना में वो प्राचीन सम्राटों में दृश्य देखती है जिनके सामने हीरोज कुछ भी नहीं है। माँ एक सुनहरे आध्यात्मिक सार का प्रवाह महसूस करती है जो उसकी खराब नींव को ठीक कर रहा है, और उसका भ्रम बढ़ जाता है कि ऐसी घटना उसके तथाकथित कमजोर बच्चे से कैसे हो सकती है। सिस्टम कल्टीवेशन का रास्ता समझाता है जो 3 निचले रेल्म से शुरू होता है: ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, केव हेवन और स्पिरिट मैनिफेस्टेशन। हर एक में 10 लेवल होते हैं और बताता है कि वयस्क होने से पहले कुछ रैंक्स तक पहुंचना एक महान प्रतिभा का संकेत है। कहा जाता है कि जो वयस्क होने से पहले स्पिरिट मैनिफेस्टेशन को पार कर सकता है और वेनरेबल रेल्म तक पहुंच सकता है, भले ही उसके पहले लेवल पर हो, उसे चमत्कारों में चमत्कार माना जाता है। इसे ही किस्मत कहते हैं। सिस्टम बच्चे की नई स्टेटस दिखाता है जिसका नाम अब जैंग वोंग है। उसका आर्केक सेक्रेड बॉडी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के पहले लेवल तक पहुंच गया है, फिर तेजी से दूसरे, तीसरे और चौथे लेवल से आगे बढ़ रहा है। जांग वोंग ऐलान करता है कि ये पल उसकी किस्मत को चुनौती देने और दोबारा लिखने का शुरुआती बिंदु है। कहीं और माँ एक बड़े से घर में पहुंचती है और अपने सबसे बड़े भाई और भाभी को अपने लौटने की सूचना देती है, जहां उसका स्वागत उसका सबसे बड़ा भाई जैंग वोंग और उसकी पत्नी जैंग सीकिंग करते हैं। भाई अपनी बहन को समझाता है कि वो उसके बच्चे के इलाज के लिए एक ऊंचे सेक्ट से मदद मांगने गए थे, क्योंकि कोई भी लुओ क्लैन को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। जैंग सीकिंग कठोरता से जवाब देती है, जैंगी शिन पर आरोप लगाते हुए कि वो लुओ क्लैन द्वारा निकाले जाने के बाद मदद के लिए रेंगती हुई वापस आई है। जैंग सीकिंग ने उसे एक व्यंग्यात्मक लहजे में देखा, जैसे कि ये कहना चाह रही हो कि लुओ क्लैन ने उसे मो क्लैन के वैध एयर से शादी के गठबंधन के संसाधन लेने की अनुमति नहीं दी थी, और अब वो गर्व का दिखावा करते हुए लौटती है, जबकि वास्तव में वो सिर्फ टुकड़े ढूंढ रही थी। जैंगी दुख से जवाब देती है कि उसे अपने बच्चे की सुरक्षा के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, और उसका भाई गुस्से में बीच बचाव करते हुए उसे बचाता है, अपनी पत्नी को चुप रहने का आदेश देता है और विश्वास दिलाता है कि जैंग क्लैन उसके भंजे के लिए सभी जरूरी संसाधन प्रदान करेगा। सबसे बड़ा भाई जैंग वोंग अपनी बहन जैंग चीशिन को शांत करने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि वो उसकी पत्नी के कठोर शब्दों से प्रभावित ना हो, ये समझाते हुए कि वो सिर्फ तेज जबान की है, लेकिन असल में दयालु है। जैंग सूशिन उसे विश्वास दिलाती है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो अपनी भाभी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती है। इस बीच भ्रूण जोंग वोंग सोच रहा था कि उसकी मां को उतना परेशान नहीं किया जा रहा था जितना उसने उम्मीद की थी। इसके विपरीत उसने जोंग क्लैन में एक गर्माहट और स्वागत महसूस किया, जो लुओ क्लैन में अनुभव किए गए अनुभव से कहीं ज्यादा था। उसके विचार जैंग शीन के माता पिता के आने से टूट जाते हैं, जो अपने लौटने की घोषणा करते हैं और बताते हैं कि वो अपने साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लाए हैं, सेज म्याओ फ्रॉम द पैलेस ऑफ क्रिएशन सेज। भ्रूण सेज की अद्भुत सुंदरता से मोहित हो जाता है, मन ही मन सोचते हुए कि ये सुंदरता एक शैंगशिया फैंटेसी दुनिया के लायक है। अचानक भ्रूण अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के दोबारा प्रकट होने से हैरान हो जाता है, जो उसे लेट ब्लूमिंग ग्रेटनेस नाम से एक नया मिशन पेश करता है। जांग वोंग समझ जाता है कि सिस्टम एक शक्तिशाली व्यक्ति से मिलने पर अपने आप प्रतिक्रिया करता होगा, और फैसला करता है कि सेज म्याओ इस समय उसका सबसे अच्छा विकल्प है। वो फैसला करता है कि अगर वो अपनी प्रतिभा जल्दी दिखाता है तो इससे क्लैन उसकी मां को और ज्यादा महत्व देगा। मां जांग तिशिन आगे बढ़ती है और सम्मानपूर्वक सेज से मदद मांगती है, जबकि भ्रूण सेज को अपने आर्केइक सेक्रेड बॉडी की शक्ति से चकित करने की योजना बनाता है। सेज सबको बाहर इंतजार करने के लिए कहती है, उन्हें बताते हुए कि वो हॉल के अंदर पेशेंट के साथ भ्रूण की जांच करेगी।
सेज माँ को विश्वास दिलाती है कि वो भ्रूण को स्टिम्युलेट करने के लिए किसी भी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि वो कमजोर है। सेज माँ की कलाई पर अपना हाथ रखती है उसकी स्थिति जांचने के लिए। भ्रूण कमजोर शब्द सुनता है और व्यंग्यात्मक ढंग से सोचता है, उसे चुनौती देते हुए कि वो ये बात उसके आर्केक सेक्रेड बॉडी से कहे। जैसे ही सेज माँ की कलाई पर अपना हाथ रखती है, उसका चेहरा बदल जाता है और उसे केओटिक प्राइमोर्डियल युग से आती एक भयानक ऑरा महसूस होती है। माँ चिंतित होकर उससे पूछती है कि क्या हो रहा है, और सेज हैरानी से पूछती है कि क्या इस बच्चे को पहले से ही जन्मजात शक्ति की कमी वाला डायग्नोस किया गया है। माँ इस बात की पुष्टि करती है कि ये लुओ क्लैन के हीलर्स का डायग्नोसिस था। सेज फैसला करती है कि वो खुद देखेगी कि इस बच्चे की क्षमता कितनी गहरी है और उसे जांचने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। भ्रूण महसूस करता है कि उसकी भविष्य की मास्टर अभी तक संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो अपनी पूरी शक्ति दिखाने का फैसला करता है और अपने आर्केइक सेक्रेड बॉडी को खुलने का आदेश देता है। सेज देखती है कि ये छोटा सा बच्चा अभी भी हार मानने से इनकार कर रहा है और उसकी लड़ने की भावना की प्रशंसा करती है। कहती है कि अगर वो यहाँ संयोग से ना आती तो दुनिया एक अद्वितीय प्रतिभा को खो देती। माँ पूरी तरह से स्तब्ध है क्योंकि वहां मौजूद लोग भ्रूण के जन्मजात हड्डियों की संरचना की असलियत नहीं जानते। सागे अपने विशेष खजाने का उपयोग करने का सुझाव देती है जो सभी चीजों का सच उजागर करता है, उस पर रोशनी डालने के लिए। माँ गहरी कृतज्ञता के साथ उसे धन्यवाद देती है। जब सागे और माँ हॉल से बाहर निकलते हैं तो बाहर इंतजार कर रहे क्लैन के सदस्यों में चिंता फैल जाती है, ये सोचते हुए कि जांच जल्दी खत्म हो गई क्योंकि बच्चे को बचाया नहीं जा सकता था। सागे उन्हें कहती है कि अपने विचारों को इधर-उधर ना भटकाएं और फिर घोषणा करती है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा न सिर्फ ठीक है बल्कि वास्तव में अद्वितीय प्रतिभा का धनी है। सागे मियाओ इस बात की पुष्टि करती है कि उसने जो अभी जांचा है वही सच है और ये अपना सौभाग्य मानती है कि वो यहाँ आई और इस मामले की गवाह बनी। दादा उलझन में खड़े हैं, सोच रहे हैं कि उनका पोता इतना प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है जबकि उन्हें बताया गया था कि उसमें प्राकृतिक प्रतिभा की कमी है। सागे उस डायग्नोसिस को एक अज्ञानी डॉक्टर की बकवास कहकर खारिज कर देती है। अपने खजाने का उपयोग करते हुए सागे जांग क्लैन के सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करती है जहां 9 सुनहरे ड्रैगन एक विशाल कांसे के ताबूत को आसमान में खींच रहे हैं, जिससे क्लैन के सदस्य आश्चर्य और आदर की स्थिति में रह जाते हैं। सागे समझाती है कि इन 9 संप्रभु ड्रैगन में से सिर्फ एक ही पूरे जांग क्लैन को एक उंगली से कुचल सकता है। क्लैन के सदस्य सोचने लगते हैं कि उस ताबूत के अंदर खींचे जा रहे व्यक्ति की पहचान क्या है। तभी दृश्य में एक युवक दिखाई देता है जो अपनी मां जांग ची से बहुत मिलता जुलता है। सेज को एहसास होता है कि आर्केक सेक्रेड बॉडी जांग क्लैन में पैदा हुई है और एक स्वर्गीय सम्राट उदय होने वाला है। खुशी दादा और दादी पर हावी हो जाती है और दादी खुशी के आंसुओं के साथ चिल्लाती है कि स्वर्ग ने उनके क्लैन पर कृपा की है। माँ जांग छी अपने पेट को गर्व से देखती है, अपने बच्चे से कहती है कि उसने सच में उसे सम्मान दिलाया है। सेज फिर जांग तीशन की तरफ मुड़ती है, उसे कहती है कि वो परिचय देने वाली नहीं है और सीधे बात करेगी। उसके बच्चे को पैलेस ऑफ इटर्नल क्रिएशन में अपने शिष्य के रूप में शामिल होने की पेशकश करती है। वो उसके विकास और प्रशिक्षण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का वादा करती है जब तक कि वो दुनिया में एक अद्वितीय शक्ति न बन जाए। क्लैन के सदस्य फिर से चौंक जाते हैं, समझते हुए कि ये पेशकश मुख्य शिष्य के पद के लिए है, एक ऐसा पद जिसके लिए शाही क्लैनों के उत्तराधिकारी मौत तक लड़ सकते हैं। इस दौरान भ्रूण जांग वोंग सोचता है कि पैलेस ऑफ क्रिएशन एक प्रथम श्रेणी का सेक्ट है जो उसके सिस्टम की कम से कम तीसरी श्रेणी के सेक्ट की आवश्यकता से कहीं आगे है और उत्सुकता से अपने इनाम के आकार के बारे में सोचता है। माँ जांग छीसिन सम्मान पूर्वक झुकती है और पेशकश स्वीकार करती है, सेज के इस महान उपकार के लिए अपनी और जंगलन की कृतज्ञता व्यक्त करती है। माँ सोचती है कि कैसे एक ही दिन में दुनिया उलट-पुलट हो गई है और अपने मन में अपने बच्चे से पूछती है कि क्या वो सेज का शिष्य बनना चाहता है।
सेज मुस्कुराती है, सोचती है कि कितनी भाग्यशाली थी कि उसे दया आई और वो जंग क्लैन आ गई, वरना वो इस भयानक प्रतिभा को खोजने का मौका चूक जाती। उसी पाल जैंग वोंग का सिस्टम उसके मूल दुखद भाग्य की एक झलक दिखाता है, और फिर सिस्टम तीसरे दर्जे के सेक्ट या उससे ऊपर के सेक्ट में शामिल होने का मिशन पूरा होने की घोषणा करता है। जैंग वोंग मिशन के पूरा होने पर मन ही मन जश्न मनाता है, और ये कि पैलेस ऑफ क्रिएशन एक शिखर शक्ति है, उत्सुकता से अपने इनाम का इंतजार करता है। उसे विश्वास है कि आर्केक सेक्रेड बॉडी और एक उच्च लेवल कल्टीवेशन टेक्निक के साथ कोई भी बाधा उसके रास्ते में नहीं आएगी। सिस्टम इनाम की घोषणा करता है, एक सर्वोच्च कल्टीवेशन विधि जिसे द आर्ट ऑफ द हेवन डिवावरिंग डीमन कहा जाता है। जैंग वोंग इस लेजेंडरी टेक्निक को प्राप्त करके चौंक जाता है। सिस्टम समझाता है कि ये कला स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने पर केंद्रित है, एक प्राकृतिक कल्टीवेशन वॉर्टेक्स बनाती है, और ये एक विकसनशील और विकसित होने वाली विधि है जिसमें उपचार क्षमताएं और अपार दमनकारी शक्ति है। भ्रूण फैसला करता है कि वो कोई समय बर्बाद नहीं कर सकता, और यही उसका मौका है। वो तुरंत अपनी मां के गर्भ में रहते हुए ही कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, और उससे एक सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा उठती है, हॉल के चारों ओर घूमती है, उसकी मां और क्लैन के सदस्यों को आश्चर्यचकित कर देती है। उसका चाचा और चाची पूरे आश्चर्य में देखते हैं, और उसका चाचा विश्वास न करते हुए सोचता है कि उसका भंजा पैदा होने से पहले ही कैसे कल्टीवेट करने लगा है। दादा जोर से कहते हैं कि स्वर्ग ने जैंग क्लैन पर कृपा की है, जबकि चाचा और उसकी पत्नी आश्चर्य से देखते रहते हैं। इस दौरान सेज म्याओ अपने मन में संतोष के साथ सोचती है कि आर्केक सेक्रेड बॉडी वाले शिष्य के साथ 100 साल बाद होने वाले इमॉर्टल पैलेस के टूर्नामेंट में कोई भी उसके वंश को कमजोर कहने की हिम्मत नहीं करेगा। सेज ऐलान करती है कि एक नए शिष्य को स्वीकार करने के लिए एक भेंट की आवश्यकता होती है, और उसके मास्टर के रूप में वो उसे पहले एक खजाना प्रस्तुत करेगी। भ्रूण जांग वोंग आत्मविश्वास से भरा है, सोच रहा है कि उसके सेक्रेड बॉडी और हेवन डिवावरिंग डीमन टेक्निक के साथ खजाना तुरंत उसे अपने मालिक के रूप में पहचान लेगा। वो आध्यात्मिक रूप से खजाने को बुलाता है। उसे विश्वास है कि एक साधारण खजाने को काबू करना उसके लिए बेहद आसान है। खजाना सीधे मां के गर्भ में जाता है और उसके साथ मिल जाता है। सेज हैरान रह जाती है कि एक अजन्मा बच्चा एक खजाने को कैसे स्वीकार करवा सकता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सिस्टम का मिशन पूरा होने के बाद भ्रूण ने मानसिक रूप से खजाने, जिसे अब हेवन एंड अर्थ फायर सप्रेशन आर्मर के नाम से जाना जाता है, को अपग्रेड करने का आदेश दिया। आर्मर बदल जाता है और एक जन्मजात आत्मा खजाने इन्नेट स्पिरिट ट्रेजर में विकसित हो जाता है। परिवार के सदस्य आश्चर्य से खड़े हैं इस अद्भुत दृश्य की प्रकृति पर, और इस बात पर हैरान हैं कि एक अजन्मा बच्चा कैसे एक खजाने को काबू करके अपग्रेड कर सकता है। सेज अपने आप से कहती है कि उसने लड़के को खजाने के साथ मिलाने में मदद करने का इरादा किया था, लेकिन उसने ना सिर्फ उसे अपने दम पर काबू किया, बल्कि उसके सेक्रेड बॉडी ने उसे एक जन्मजात आत्मा खजाने में अपग्रेड भी कर दिया। सेज फैसला करती है कि एक जन्मजात आत्मा खजाने के उससे बंधे होने से कोई भी साधारण कल्टीवेटर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वो ऐलान करती है कि जब जैंग वोंग केव हेवन रेल्म तक पहुंचेगा तो वो व्यक्तिगत रूप से वापस आएगी, उसे सेक्ट तक ले जाने और उसे कल्टीवेशन की विशाल दुनिया की सैर पर ले जाने के लिए। 3 दिन बाद ग्रेट क्शिया डिवाइन डायनेस्टी के सैनिकों का एक समूह पहुंचता है। वो जैंग क्लैन के हॉल में घुस जाते हैं और मांग करते हैं कि प्रभारी व्यक्ति तुरंत बाहर आए। मां जांग पिशिन तुरंत समझ जाती है कि उन्होंने उसके और उसके बेटे के लुवो क्लैन से निकाले जाने की खबर सुन ली है और उसकी सगाई रद्द करने आए हैं। जबकि भ्रूण इस क्लासिक स्थिति पर हंसता है, कसम खाता है कि ये डायनेस्टी अपने फैसले पर उसके पैदा होने के पल ही पछताएगी। सैनिकों का नेता भ्रूण के चाचा जैंग वोंग से कहता है, उसे दशकों पहले तय हुई शादी की याद दिलाता है। चाचा गुस्से में पूछता है कि वो इस तरह उनके हॉल में क्यों घुस आए हैं। नेता अपना परिचय जनरल वुई के रूप में देता है और औपचारिक रूप से घोषणा करता है कि शादी का समझौता रद्द कर दिया गया है। चचा गुस्से से उबल पड़ता है।
उन पर चिल्लाते हुए कि उनकी डायनेस्टी ही थी जिसने पहले इस राजनीतिक शादी की मांग की थी और अब वो बिना जैंग क्लैन का कोई सम्मान किए इसे रद्द करने आए हैं। जनरल वी जवाब देता है कि जैंग्स तू सिन के निष्कासन की खबर हर जगह फैल गई है और उसका बच्चा अब वैध उत्तराधिकारी नहीं रहा। ये सवाल उठाते हुए कि छोटा जैंग क्लैन उनकी महान डायनेस्टी के साथ गठबंधन के लायक कैसे हो सकता है, जबकि भ्रून अपने जन्मजात प्रतिभा की कमी के आरोप पर मन ही मन हंसता है, कसम खाता है कि ये जनरल उसके सामने घुटने टेकेगा, उससे उनकी राजकुमारी को स्वीकार करने की भीख मांगेगा जिस दिन उसका जन्म होगा। जनरल अपना अपमान जारी रखता है, कहता है कि उनके सम्राट ने दया करके उसे भेजा, वरना वो उनके सामने शाही हॉल में घुटने टेक रहे होते, ये दावा करते हुए कि उनकी राजकुमारी एक शाही शादी के लायक है, ना कि जैंग क्लैन के कमजोर जड़ के साथ जोड़ने के। चचा उसे उसकी गुस्ताखी और अपने भांजे को उनके ही घर में बदनाम करने के लिए उसे मार डालने की धमकी देता है। जनरल चचा पर हंसता है और बेकार कचरे को निपटाने के लिए भ्रूण पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। भ्रूण अपनी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश से गुस्से में है। अचानक एक विशाल आध्यात्मिक हाथ प्रकट होता है और जनरल के हमले को रोक देता है, जो हैरानी से चिल्लाता है, मुंगमिंग एल्डर्स को बुलाता है। दो बूढ़े एल्डर्स प्रकट होते हैं, हंसते हुए, परिवार के दादा का मजाक उड़ाते हुए और उसे प्रशिक्षित करने की पेशकश करते हैं। जनरल वुई ने दो बुजुर्गों का परिचय कराया, बताते हुए कि वो श्वानमिंग एल्डर्स थे, उनकी डायनेस्टी के दरबार के कल्टीवेटर्स। जबकि भ्रूण जंग वोंग ने मन ही मन नोट किया कि इन दो पुराने भूत का कल्टीवेशन लेवल कम नहीं था। चचा ने गुस्से में चिल्लाते हुए ग्रेट शाओ डायनेस्टी पर आरोप लगाया कि वो इन बदनाम और शर्मनाक बुजुर्गों के साथ मिले हुए हैं और पूछा कि क्या उनकी डायनेस्टी को कोई शर्म महसूस होती है। एक बुजुर्ग ने गुस्से में जवाब दिया, चचा से तिरस्कार से पूछते हुए कि क्या अब बोलने की उसकी बारी है। एक बुजुर्ग ने चचा पर हमला किया, जिससे दादा को उसकी रक्षा के लिए बीच में आना पड़ा, जिसे उसे पकड़ते समय जोर से पीछे धकेल दिया गया। इस अफरा तफरी में दूसरे बुजुर्ग ने गर्भवती मां जंग ची शिन पर एक घातक तलवार से हमला करने का मौका उठाया, ये कहते हुए कि बुढ़ा दादा सबको नहीं बचा पाएगा। तुरंत भ्रूण के सिस्टम ने एक घातक खतरे की चेतावनी जारी की और उसे अपनी मां को मारे जाने से बचाने के लिए एक आपातकालीन मिशन दिया। भ्रूण गुस्से से भड़क उठा, ये सोचते हुए कि एक गर्भवती महिला को निशाना बनाना अधमता की चरम सीमा थी। जंग वोंग ने हेवन डिवॉरिंग डीमन आर्ट को एक्टिवेट किया, उसे हमले को निगल जाने का आदेश दिया। एक भंवर बना जिसने बुजुर्गों के हमलों से आध्यात्मिक शक्ति को खींच लिया, जिससे वो हैरान और घबरा गए क्योंकि उनकी शक्ति अचानक गायब हो गई। दादा ने उलझन में सोचा कि जंग परिवार की मदद के लिए कौन आया था। घबराए हुए बुजुर्गों ने एक साथ हमला करने का फैसला किया, नीले भूतिया हाथ छोड़ते हुए। भ्रूण ने अपने जन्मजात आत्मा खजाने का उपयोग करके जवाब दिया, हेवन एंड अर्थ कोल्ड फ्लेम बैरियर बनाया, उन्हें जलाकर मारने का इरादा रखते हुए। आग अपार शक्ति के साथ भड़क उठी, बुजुर्गों को डरा दिया, जिन्होंने महसूस किया कि वो एक जन्मजात आत्मा खजाने का सामना कर रहे हैं, और सोचा कि जंग जैसा छोटा परिवार ऐसा हथियार कैसे रख सकता है। उनमें से एक ने छुपे हुए अस्तित्व से खुद को प्रकट करने और परछाइयों में छुपना बंद करने की मांग की। सिस्टम ने जीवन और मृत्यु के संकट से बचने का मिशन सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा की। जंग वोंग को एक 9 टर्न ग्रेट मिस्टीरियस रीबर्थ पिल से पुरस्कृत किया। निर्देशों में बताया गया कि ये गोली सेवन करने पर तुरंत आध्यात्मिक शक्ति को आराम देती है, और भ्रूण ने आत्मविश्वास महसूस किया। उस दिन जंग परिवार का सम्मान वापस दिलाने की कसम खाई। मीलों दूर सेज म्याओ ने आत्मा खजाने के एक्टिवेशन को महसूस किया और आश्चर्य किया कि उसके शिष्य ने उसके जाने के सिर्फ 3 दिन बाद ही इसका इस्तेमाल कर लिया। उसने क्या हो रहा है देखने के लिए अपनी शक्ति को केंद्रित किया और उसकी एक आध्यात्मिक प्रोजेक्शन जंग परिवार के हॉल के ऊपर प्रकट हुई, गुस्से में पूछते हुए कि वो अंधा मूर्ख कौन था जिसने उसके शिष्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की।
वो जोर से हॉल में उतरी, घोषणा करते हुए कि ये बच्चा पैलेस ऑफ इटर्नल क्रिएशन का मुख्य शिष्य है, और पूछा कि किसने उन्हें उस पर हमला करने की हिम्मत दी। भ्रूण अपने मास्टर की उपस्थिति से हैरान था, अंदाजा लगाते हुए कि उसने खजाने के अंदर एक आपातकालीन उपाय छोड़ा होगा। एक बुजुर्ग ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और सेज की प्रोजेक्शन पर हमला किया, उस पर धोखे का आरोप लगाते हुए। सेज ने आसानी से उसके हमले का मुकाबला किया और भ्रूण ने एक प्राचीन सम्राट की गुस्ताखी पर हंसते हुए एक प्राचीन सेज को चुनौती देने पर अपने मास्टर के हस्तक्षेप से राहत महसूस करते हुए। दोनों बुजुर्ग हैरान खड़े थे। एक बुजुर्ग ने एक छिपी हुई धमकी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, सेज से अपना नाम बताने के लिए कहा ताकि उनकी डायनेस्टी भविष्य में उससे मार्गदर्शन ले सके। सेज ने उसकी धमकी पर हंसते हुए घोषणा की कि एक चौथे दर्जे का प्राचीन सम्राट उसका नाम सुनने के भी लायक नहीं है। उसी पल दादा ने सेज द्वारा छोड़े गए स्पिरिट क्रेन का इस्तेमाल करके हमला किया, उसे एक बुजुर्ग पर निर्देशित करते हुए, उसे बेरहमी से हराते हुए और उसे खून से लथपथ जमीन पर गिरा दिया। जनरल वुई हैरानी में खड़ा है, विश्वास नहीं कर पा रहा है कि सिर्फ दिव्य चेतना की एक धमकी एक प्राचीन सम्राट को दबा सकती है, और समझ जाता है कि ये महिला वास्तव में पैलेस ऑफ इटर्नल क्रिएशन से है और जंग परिवार का बेटा, जिसे उन्होंने एक नश्वर जड़ समझकर खारिज कर दिया था, वास्तव में इस महल में प्रवेश करेगा। जबकि भ्रूण जैंग वोंग अपने मन में सोचता है कि पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। हारा हुआ बुजुर्ग जनरल को पीछे हटने के लिए कहता है, जबकि जनरल दहशत में सेज की प्रोजेक्शन को देखता है, अपने मन में सोचते हुए कि जो हो रहा है वो असंभव है। वो लुओ क्लैन को कोसता है, उन्हें मूर्ख कहता है कि उन्होंने एक ऐसे प्रतिभाशाली को बाहर निकाल दिया जो पैलेस ऑफ क्रिएशन में प्रवेश करने में सक्षम था, जिससे ग्रेट शिया डायनेस्टी पर आपदा आ गई। जंग परिवार के दादा सेज से इन बेशर्म अवसरवादियों की जान बख्शने की विनती करते हैं ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें कि उनका पोता भविष्य में कैसा चमत्कार बनेगा। सेज सहमत हो जाती है और उन्हें जिंदा लौटने का आदेश देती है ताकि वो अपनी डायनेस्टी को एक संदेश दे सकें कि जंग परिवार और ग्रेट शिया डायनेस्टी के बीच का विवाह समझौता रद्द हो गया है। भ्रूण इससे खुश होता है, सोचता है कि क्या उसकी मास्टर उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन सेज पुनर्विचार करती है और जोर से घोषणा करती है कि उन्हें उसके शिष्य की शादी रद्द करने का अधिकार नहीं है। वो एक शक्तिशाली बल छोड़ती है जो सैनिकों को पीछे धकेल देता है, फिर रद्द करने का दस्तावेज उन पर फेंकती है, कहती है कि उसका शिष्य ही है जो उनकी डायनेस्टी की राजकुमारी से शादी करने से घृणा करता है। सेज उन पर चिल्लाती है, पूछती है कि वो अभी तक क्यों नहीं गए। फिर वो उन्हें चेतावनी देती है कि सगाई के तोहफे लौटाना ना भूलें, वरना वो खुद आकर उन्हें मांगेगी। हारा हुआ जनरल सिर्फ अनिच्छा से सहमत हो सकता है। उनके जाने के बाद परिवार के सदस्य सगे के सामने झुकते हैं और चचा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, कहता है कि उसके हस्तक्षेप और आत्मा खजाने के इस्तेमाल के बिना जंग परिवार को एक आपदा का सामना करना पड़ता। दादा आगे बढ़ते हैं और परिवार की ओर से उसकी महान कृपा के लिए गहरा धन्यवाद करते हैं। सगे उन्हें कहती है कि इसके बारे में ना सोचें, क्योंकि उसने जैंग वोंग को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। उनके परिवार के मामले अब उससे जुड़ गए हैं, लेकिन वो स्पष्ट करती है कि ये कहना कि आत्मा खजाने का इस्तेमाल उसने किया था पूरी तरह से सही नहीं है। स्पिरिट क्रेन हंसता है, कहता है कि उसकी मास्टर सीधी बात करती है और अपने शिष्य के क्रेडिट को लेने की हिम्मत नहीं करेगी। सगे छोटी पोते से वादा करती है कि परिवार उसे वो सभी संसाधन प्रदान करेगा जो वो जुटा सकते हैं। भ्रूण इससे प्रभावित होता है, सोचता है आप सच में मेरी असली मास्टर हैं। दादा समझ जाते हैं कि सगे का क्या मतलब है और दूसरों से जाने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे अकेले में मामलों पर चर्चा कर सकें। जब वो अकेले होते हैं, दादा सगे से पूछते हैं कि उनके पोते में किस तरह की शारीरिक संरचना है जिसने उसे गर्भ में रहते हुए भी एक आत्मा खजाने का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाया। सगे बताते हैं कि बच्चे में लेजेंडरी आर्केक सेक्रेड बॉडी है, जिससे दादा पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। सगे समझाती हैं कि वो खुद नहीं जानती कि वो भ्रूण के रूप में खजाने को कैसे नियंत्रित कर सकता था,
क्योंकि ऐसी बॉडी का अंतिम बार प्रकट होना लाखों साल पहले हुआ था। ये जोड़ते हुए कि जब से छोटे बच्चे ने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है, कोई नहीं जानता कि जन्म के समय उसकी शक्ति कितनी अधिक होगी। खुशी दादा पर हावी हो जाती है और वो कहते हैं कि स्वर्ग ने सच में उनके क्लैन पर कृपा की है। सेज यूज चेतावनी देती है कि आर्केइक सेक्रेड बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए आवश्यक संसाधन विशाल हैं और उसकी नींव को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वो आधिकारिक रूप से पैलेस ऑफ क्रिएशन में प्रवेश ना कर ले। दादा उसे याद दिलाने के लिए धन्यवाद करते हैं और कसम खाते हैं कि जांग क्लैन जांग वोंग के लिए एक ठोस नींव रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। चचा की पत्नी जश्न मनाती है, घोषणा करती है कि जांग क्लैन का उदय निश्चित है और चचा कहता है कि उन्हें लुओ क्लैन को उनके फैसले पर पछताने पर मजबूर करना चाहिए। भ्रूण जांग वोंग हाल ही की घटनाओं पर विचार करता है और निष्कर्ष निकालता है कि ये दुनिया सच में शक्ति से शासित है। उसकी सुंदर मास्टर ने मुश्किल से एक उंगली उठाई थी, फिर भी उसके दुश्मन अपनी सीमाओं तक पहुंच गए थे और वो संकल्प लेता है कि उसे न सिर्फ शुरुआती रेखा से बल्कि गर्व से ही जीतना होगा। इसके बाद परिवार जांग क्लैन के पूर्वज को प्रणाम करने के लिए इकट्ठा होता है। पूर्वज उन्हें बताता है कि उसने बच्चे की शारीरिक संरचना के बारे में पहले ही सुन लिया है और इसकी अकल्पनीय शक्ति के बावजूद इसे असीम संसाधनों की आवश्यकता है। इसलिए वो अपने सभी व्यक्तिगत संसाधन बच्चे को सौंपने का फैसला करता है। माँ इस फैसले का विरोध करती है, समझाती है कि पूर्वज को अपने कल्टीवेशन को जारी रखने के लिए क्लैन की लगभग आधी संपत्ति की आवश्यकता है और इस सब को छोड़ने का मतलब है कि पूरा क्लैन इस बच्चे को पालने में सब कुछ लगा देगा। लेकिन पूर्वज जोर देता है कि उसका फैसला अंतिम है और सेज म्याओ द्वारा भेंट किए गए संसाधनों को भी सौंप देता है। माँ अपने बेटे की ओर से उसे धन्यवाद देती है। भ्रूण का सिस्टम एक नया मिशन जारी करता है कि 1 महीने तक लगातार कल्टीवेट करो और पूर्वज को प्रभावित करो, जिसका इनाम सुप्रीम सेलेस्टियल ग्रैंडर होगा। जांग वोंग इनाम के बारे में उत्साहित है और सिस्टम समझाता है कि ये शान सिर्फ प्राचीन शक्तिशाली प्राणियों के लिए पैदा हुई थी और एक अनोखी जन्मजात दिव्य क्षमता के साथ आती है। भ्रूण को विश्वास है कि उसने जो संसाधन प्राप्त किए हैं और हेवन डेवोरिंग डीमन टेक्निक के साथ वो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रेल्म तक पहुंच सकता है और एक अजन्मा बच्चे का इस शिखर तक पहुंचना पूर्वज को प्रभावित करने के लिए काफी होगा और वो तुरंत कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। 1 महीने बाद पूर्वज बोरियत और बेचैनी महसूस करता है और अपने पोते को देखने का फैसला करता है। उसने पूरा महीना जांग परिवार के इस अनमोल बच्चे की देखभाल और रक्षा में बिताया था ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन उसने उसकी कल्टीवेशन प्रगति पर ध्यान देना भूल गया था। जब वो आखिरकार उसका लेवल चेक करता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, अविश्वास में सोचते हुए कि उसका पोता सिर्फ 1 महीने में स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रेल्म के शिखर तक कैसे पहुंच गया। उसी पल भ्रूण सोच रहा था कि वो इस शिखर पर 3 दिन पहले ही पहुंच गया था और आज वो वेनरेबल रेल्म में प्रवेश करने की कोशिश कर सकता है और सोचता है कि क्या वो सफल हो सकता है। जैसे ही पूर्वज उसका लेवल पता लगाता है, सिस्टम इम्प्रेस द एंसेस्टर मिशन के पूरा होने की घोषणा करता है। भ्रूण मुस्कुराता है कि उसका पूर्वज कितनी आसानी से चकित हो गया। इनाम सुप्रीम ग्रैंडियोर एक आध्यात्मिक कंकाल के रूप में प्रकट होता है और भ्रूण उसकी सिर्फ ऑरा महसूस करता है, उस बाधा को आसान करते हुए जो उसकी प्रगति में रुकावट बन रही थी। सिस्टम अपने आप ग्रैंडियोर को उसके साथ मिलाना शुरू कर देता है। भ्रूण अपने पूर्वज को और भी ज्यादा हैरान करने का फैसला करता है और उसके फ्यूजन के दौरान ग्रैंडियोर की शक्ति उधार लेता है ताकि वेनरेबल रेल्म में प्रवेश कर सके। वो ग्रांजोर से निकलती एक बेंगानी ऊर्जा को देखता है और खुश होता है। पूर्वज चिंतित हो जाता है, ये समझते हुए कि उसका पोता एक ब्रेक थ्रू का प्रयास कर रहा है और डरता है कि इस लापरवाही भरी प्रगति से उसकी नींव को नुकसान न पहुंचे। उसी समय माँ अपने बच्चे के अंदर एक और ऑरा महसूस करती है। ब्रेक थ्रू आश्चर्यजनक रूप से आसानी से सफल हो जाता है और भ्रूण को पता चलता है कि सुप्रीम ग्रांजोर द्वारा प्रदान की गई दिव्य क्षमता समय से ही संबंधित है। उसे एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी की थी और उसकी वर्तमान गति पर वेनरेबल रेल्म उसकी सीमा थी, लेकिन अब अपनी नई क्षमता के साथ वो समय के प्रवाह को धीमा करने का आदेश देता है, जिससे उसे पैदा होने से पहले और भी आगे के स्तरों तक पहुंचने का मौका मिलता है।
पूर्वज अपने पोते से निकलती अपार ऑरा से आश्चर्य की भावना महसूस करता है, जिसमें समय के नियमों के अंश हैं, और स्वीकार करता है कि वो अब लड़के की क्षमताओं को उसके जन्म से पहले भी नहीं समझ सकता। वो अपार खुशी से हंसता है, एक बार फिर घोषणा करते हुए कि स्वर्ग ने सच में जांग परिवार पर कृपा की है। कुछ महीनों बाद जांगसिन को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। उसका परिवार कमरे के बाहर 3 लंबे घंटे तक चिंता से इंतजार करता है और दाई उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। उसके जन्म के क्षण जांग वोंग का सिस्टम घोषणा करता है कि वो इन्नेट एंशिएंट इमॉर्टल रेल्म तक पहुंच गया है। उसका जन्म एक महान स्वर्गीय घटना का कारण बनता है, जो सब जगह से महान व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करता है, जो बादलों से उतरकर अपनी बधाइयां देने आते हैं। दर्शक सोचते हैं कि एक साधारण सच्चा अमर ऐसी ब्रह्मांडीय घटना का कारण कैसे बन सकता है, और एक को एहसास होता है कि ये दृश्य ग्रेट सेया डायनेस्टी द्वारा ठुकराए गए बच्चे के जन्म के कारण होना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति उसे डांटता है, उसे बताता है कि वो अफवाहें पुरानी खबर हैं, और खुलासा करता है कि जंग परिवार का बच्चा इतना असाधारण है कि पैलेस ऑफ इटर्नल क्रिएशन के एक सगे ने उसे तभी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था जब वो गर्भ में ही था। अचानक ग्रेट शिया डायनेस्टी का सम्राट खुद पहुंचता है, ये समझते हुए कि इस बच्चे ने जो हंगामा मचाया है उसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। लेजेंडरी स्वर्गीय घटनाएं एक के बाद एक प्रकट होती रहती हैं। कड़वे समुद्र का सुनहरा कमल, दर्शक लगातार घटनाओं पर हैरान हैं। फिर शानदार नदियां और पहाड़ दिखाई देते हैं, जिसके बाद आसमान में चमकते सितारे। सम्राट अंतिम घटना यिन यांग जीवन और मृत्यु चित्र को पहचान लेता है, एक ऐसा दृश्य जो 1000 सालों से नहीं देखा गया। लेकिन नवजात जंग वोंग अभी रुका नहीं है। वो इन 5 महान दृश्यों को एक अंतिम घटना में मिला देता है। अमर राजा 9 स्वर्गों से उतरता है। पूर्वज आंखों में आंसू लिए खड़ा है, गर्व से घोषणा करते हुए कि उसका पोता जंग वोंग एक भविष्य के महान सम्राट का तेवर रखता है। ज़ेया डायनेस्टी का सम्राट गहरा पछतावा महसूस करता है। काश ये बच्चा उसकी डायनेस्टी में पैदा हुआ होता। वो शादी को फिर से व्यवस्थित करने पर विचार करता है, लेकिन शर्म के मारे इस विचार को त्याग देता है। इस दौरान मां अपने बच्चे को गोद में लिए हुए उसे बताती है कि वो उसका असली गर्व है। दर्शक टिप्पणी करते हैं कि लुओ क्लैन अब पछतावे की कड़वी पीड़ा महसूस कर रहा होगा। सम्राट हालांकि एक गंभीर निष्कर्ष पर पहुंचता है। चूंकि उन्होंने ऐसे प्रतिभाशाली को नाराज किया है, उनके पास अब एक ही विकल्प है कि उसे उसके पालने में ही खत्म कर दिया जाए। 5 साल बाद जंग वोंग ध्यान में एक छोटे बच्चे के रूप में दिखाई देता है, समय को धीमा करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए। एंशिएंट किंग रेल्म के शिखर पर पहुंचने के बावजूद उसे अपनी प्रगति बहुत धीमी लगती है। उत्साही सेवक उसे बीच में रोकते हैं, उसे आराम करने के लिए कहते हैं और उसे अमर फल पेश करते हैं। वो उनके अत्यधिक उत्साह से चिढ़ जाता है। जंग वोंग अपने ध्यान से उठकर अपने पूर्वज को प्रणाम करने के लिए उठता है, जो उसका इंतजार कर रहा था। पूर्वज 5 साल के जंग वोंग की प्रशंसा करता है, ये देखते हुए कि वो पहले ही एंशिएंट किंग रेल्म के शिखर तक पहुंच गया है और कुछ सालों में पूर्वज खुद भी उसके साथ कदम नहीं मिला पाएगा। जंग वोंग विनम्रता से जवाब देता है, समझाता है कि उसने 1 महीने से अधिक समय से कोई प्रगति नहीं की है और एक रुकावट में फंसा हुआ है। वास्तव में जंग वोंग एक दुविधा का सामना कर रहा था। 1 साल पहले उसके सिस्टम ने उसे एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का मिशन सौंपा था, लेकिन वो ग्रेट शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन दोनों द्वारा उसके खिलाफ जारी किए गए हत्या के आदेश के कारण क्लैन नहीं छोड़ सकता था। इसके अतिरिक्त उसने जंग क्लैन के अंदर ही एक गुप्त खतरा महसूस किया। एक दिन अपने प्रशिक्षण के दौरान उसने एक दुष्कर और विषैली ऑरा महसूस की और उसके स्रोत का पता लगाकर वो क्लैन के पिछले पहाड़ तक पहुंच गया। वहां उसने एक भयानक और दुर्भावनात्मक अस्तित्व के अस्तित्व को महसूस किया और ये कि वो अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जंग वोंग ने एक दैत्य दमन एरे, डीमन सप्रेशन एरे की खोज की, लेकिन देखा कि ये शक्तिशाली सील भी क्षतिग्रस्त होने के संकेत दिखा रही थी।
इस आंतरिक खतरे और बाहरी हत्या के आदेश के साथ उसने महसूस किया कि उसकी वर्तमान शक्ति बिल्कुल अपर्याप्त है और उसने फैसला किया कि उसे बाहर जाकर एक गुप्त क्षेत्र ढूंढना होगा ताकि वो अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा सके। अपने पूर्वज के साथ अपनी बातचीत पर वापस आते हुए जंग वोंग उसे बताता है कि उसने पिछले पहाड़ में कुछ महसूस किया। पूर्वज इस बात की पुष्टि करता है कि उसने भी इसे महसूस किया था और उसे विश्वास दिलाता है कि वो अस्तित्व सामान्य परिस्थितियों में सील तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके शब्द जरूरी खबर के आने से कट जाते हैं। एक क्लैन का सदस्य अंदर घुसकर उन्हें उनके पूर्वी समुद्र में एक सेज के गुप्त क्षेत्र के प्रकट होने की सूचना देता है और ये कि जिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन ने पहले ही इसे नियंत्रित करने के लिए गठबंधन कर लिया है। पूर्वज तुरंत एक क्लैन की बैठक बुलाता है। जंग वोंग शामिल होने पर जोर देता है, ये कहते हुए कि अब वो योग्य है क्योंकि वो एंशिएंट किंग रेल्म तक पहुंच गया है और पूर्वज सहमत हो जाता है। बैठक में पूर्वज घोषणा करता है कि पहला मामला उसके पोते से संबंधित है। जंग वोंग मौजूद लोगों से कहता है, समझाता है कि वो महीनों पहले अपने रेल्म के शिखर पर पहुंच गया था लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया है और इसलिए अनुभव प्राप्त करने के लिए क्लैन छोड़ना चाहता है। उपस्थित लोगों द्वारा उसके लेवल की पुष्टि के बाद बुजुर्ग उसकी तेजी से प्रगति की प्रशंसा करते हैं लेकिन उसके जाने का सख्त विरोध करते हैं, इसे बहुत खतरनाक मानते हुए और ये कि उनके दुश्मनों ने एक साफ जाल बिछाया है। पूर्वज जोखिम लेने के बजाय उसे एक ब्रेक दी एंशिएंट पिल खरीदने का सुझाव देता है और चचा इस सुझाव से सहमत होता है। जंग वोंग सोचता है कि उनकी अत्यधिक प्रशंसा एक बोझ बन गई है जो उसके विकास को रोक रही है। जंग वोंग उनकी चर्चा को बीच में रोकते हुए उनसे उसकी बात सुनने के लिए कहता है। वो उनकी चिंताओं को स्वीकार करता है लेकिन सवाल करता है कि अगर वो हर खतरे के संकेत पर क्लैन के पीछे छिपता रहेगा तो वो कैसे मजबूत बनेगा। वो समझाता है कि भले ही वो अपने रेल्म के शिखर पर पहुंच गया हो, उसने कभी भी एक असली जीवन मरण की लड़ाई नहीं लड़ी है और उन्हें उस खजाने की भी याद दिलाता है जो उसके मास्टर ने उसे तोहफे में दिया था, जिससे एक प्राचीन सम्राट के लिए भी उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो उनसे बाहर जाकर बाहरी दुनिया में खुद को निखारने की अनुमति मांगता है। उसका तर्क सुनने के बाद चचा कहता है कि उन्होंने 5 साल की उम्र में ऐसे खतरों का सामना नहीं किया था और पूर्वज मन ही मन स्वीकार करता है कि जैंग वोंग ने कल्टीवेशन में उनमें से अधिकांश को पीछे छोड़कर अपने फैसले खुद लेने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। पूर्वज अनिच्छा से सहमत हो जाता है लेकिन उसे चेतावनी देता है कि लुओ क्लैन और जिया डायनेस्टी के प्रतिभाशाली लोग पहले ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और उन्होंने उसके लिए एक जाल बिछाया है जहां प्राचीन सम्राट घात लगाकर इंतजार कर रहे होंगे जैसे ही उसकी पहचान उजागर होगी। जैंग वोंग पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, तिरस्कार से पूछता है, सिर्फ एक प्राचीन सम्राट, उससे डरने की क्या बात है। पूर्वज जोर से हंसता है अपने पोते के जज्बे से प्रभावित होकर और घोषणा करता है कि ये उनके क्लैन के बेटे का असली जज्बा है। वो उसे जाने की अनुमति देता है लेकिन उसे सावधान रहने के लिए कहता है और जैंग वोंग उसे धन्यवाद देता है। फिर वो तुरंत निकल पड़ता है। उसकी माँ उसे जाते हुए देखती है, उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करती है। जैंग वोंग गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है और देखता है कि जगह जीवन से भरपूर है। जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो एक कल्टीवेटर के पास जाता है और विनम्रता से पूछता है कि क्या ये प्राचीन सेज का गुप्त क्षेत्र है। कल्टीवेटर पहले तो चिढ़ जाता है लेकिन जैंग वोंग के कपड़ों की गुणवत्ता पर ध्यान देता है और समझ जाता है कि वो किसी बड़े क्लैन का युवा मास्टर हो सकता है, इसलिए वो अपना लहजा बदलता है और हाँ में जवाब देता है। जांग वोंग एक विनम्र सेक्ट से होने का दावा करता है, फिर इतने सारे बच्चों और युवा लोगों की मौजूदगी के बारे में पूछता है। कल्टीवेटर कड़वाहट से समझाता है कि ग्रेट शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन जैसी बड़ी शक्तियों ने इस क्षेत्र पर एकाधिकार कर लिया है। सिर्फ 18 साल से कम उम्र वालों को ही प्रवेश की अनुमति है। जांग वोंग सोचता है कि उसके दुश्मनों ने किन प्रतिभाशियों को भेजा है। उसी पल ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी का एक समूह पहुंचता है जिसका नेतृत्व ग्रैंड प्रिंसेस शिया मिंगचियान कर रही है, जिसकी सुंदरता दर्शकों को हैरान कर देती है, जबकि उसकी एक सेविका उसकी चापलूसी करने और प्रतियोगिता को कम आंकने की कोशिश करती है।
राजकुमारी अपनी समझदारी दिखाती है और उसे दूसरों को कम न समझने की चेतावनी देती है। विशेष रूप से दो मजबूत प्रतिद्वंद्वियों का उल्लेख करती है, युवा लुओ क्लैन के नेता का रहस्यमयी बेटा और जांग क्लैन का चीलियन बेटा। वो अफसोस व्यक्त करती है कि उसकी डायनेस्टी ने एक इतना शक्तिशाली सहायक खो दिया है। सेविका इसके लिए घृणित जनरल वू ची को दोषी ठहराती है, लेकिन राजकुमारी उसे रुकने का आदेश देती है और इस गलती से सीखने को कहती है, और दोनों सेविकाएं सहमत हो जाती हैं। जांग वोंग राजकुमारी को दूर से देखता है, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है और देखता है कि उसमें उस जनरल जैसा कोई अहंकार नहीं है जिसने उसके परिवार का अपमान किया था। इसके बाद लुओ क्लैन बिजली से घिरी एक शानदार गाड़ी में पहुंचता है और जांग वोंग मुस्कुराता है, डरता है कि शायद वो ना आए। क्लैन का एक बुजुर्ग गुप्त क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार लू डोंग का परिचय ग्रैंड प्रिंसेस से कराता है। लूडो डोंग उसे प्रणाम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है और उसके साथ आई महिला बुजुर्ग से कहती है, सुझाव देती है कि वो गुप्त क्षेत्र खोलने के लिए हाथ मिला लें, जिससे लूडो डोंग शर्मिंदा और गुस्सा हो जाता है। क्लैंस के एल्डर्स गुप्त क्षेत्र का द्वार खोलने के लिए मिलकर काम करते हैं और सभी जूनियर्स को तुरंत अंदर जाने के लिए कहा जाता है। जोंग वोंग सोचता है कि लुओ क्लैन को उनके पिछले कर्मों का फल देने का समय आ गया है। जैसे ही वो द्वार की तरफ बढ़ता है, लुओ क्लैन की महिला एल्डर वान क्यू उसे देखती है और उसके चेहरे और उसकी मां के बीच की समानता को पहचान लेती है। वो निष्कर्ष निकालती है कि वो जैंग क्लैन का ही अनमोल बच्चा है और उसकी इस खतरनाक जगह पर आने की हिम्मत पर हैरान होती है, जबकि जैंग वोंग आसानी से उसके रास्ते में बाधा बनने के प्रयास को टाल देता है और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। बाहर लुओ क्लैन की एल्डर वान क्यू अपने क्लैन को सूचित करने का फैसला करती है, कसम खाती है कि जब जैंग वोंग आने की हिम्मत कर चुका है तो वो इस जगह से जिंदा नहीं जाएगा। इस बीच जैंग वोंग गुप्त क्षेत्र के अंदर अपना साहसिक कार्य शुरू करता है, जहां उसका सामना आध्यात्मिक जानवरों से होता है और सोचता है कि जानवर जाल में फंस गया है। जैंग वोंग पता लगाता है कि ये जानवर शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से बने हैं और उन्हें आसानी से हरा देता है, लेकिन सोचता है कि उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसके सिस्टम के इनाम सबसे मूल्यवान हैं। वो सावधान रहता है, जानता है कि लुओ क्लैन और शिया डायनेस्टी निश्चित रूप से उस पर नजर रखे हुए हैं और उसके लिए बाहर एक घात लगाए बैठे हैं, जिससे उसे इस अवसर का उपयोग एक नए स्तर तक पहुंचने के लिए करने की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि उसकी वर्तमान शक्ति उनका सामना करने के लिए काफी नहीं होगी। अचानक उसका सिस्टम लोकेट द एंशिएंट सेजेस सीक्रेट रेल्म मिशन के पूरा होने की घोषणा करता है और उसे 100 साल की कल्टीवेशन के इन्फ्यूजन से पुरस्कृत करता है। जोंग वोंग इस विशाल शक्ति को अवशोषित करने के लिए तुरंत बैठ जाता है, ये देखने के लिए उत्साहित है कि उसे कितना बढ़ावा मिलेगा। इस विशाल ऊर्जा के इन्फ्यूजन से एक सुनहरी रोशनी का स्तंभ बनता है जो आसमान में ऊपर उठता है, गुप्त क्षेत्र के सभी युवा कल्टीवेटर्स का ध्यान आकर्षित करता है। जैसे ही दर्शक पास आते हैं, उन्हें एहसास होता है कि जो हो रहा है वो किसी खजाने का प्रकट होना नहीं, बल्कि एक भयानक स्वर्गीय गर्जना की कसौटी है। उनमें से एक इसे 9 गुण गर्जना की कसौटी 9 फोल्ड थंडर ट्रिब्यूलेशन के रूप में पहचानता है, जो एक ही प्रहार में संकुचित हो गई है, एक दुर्लभ स्वर्गीय घटना। लुओ क्लैन का अनमोल बच्चा लूडो डोंग इसे प्रिंसेस शाइंग चियान के करीब आने का एक मौका देखता है और सुझाव देता है कि वो तथाकथित खजाने को हासिल करने के लिए टीम बना लें, लेकिन राजकुमारी सावधानी से जवाब देती है, ये कहते हुए कि इस कसौटी का स्तर अनिश्चित है। लुओ डोंग जोर देता रहता है, जबकि मन ही मन सोचता है कि उसे इस आकर्षक महिला को जीतना ही है। तूफान के केंद्र में जोंग वोंग खड़ा है, कसौटी को चुनौती देते हुए, जो बिजली के एक महल के रूप में प्रकट होती है। पहला झटका लेने और उसकी कमजोरी पर हंसते हुए बिजली उस पर शक्तिशाली रूप से गिरती है। वो हेवन डिवावरिंग डीमन आर्ट का उपयोग करके कसौटी की शक्ति को निगल जाता है। फिर वो बिजली से बने एक कवचधारी योद्धा से सीधे भिड़ जाता है। जोंग वोंग आसानी से बिजली के प्रहारों को रोकता है और योद्धा की तरफ दौड़ता है।
योद्धा गुस्सा हो जाता है और एक शक्तिशाली बिजली का प्रहार करता है। जोंग वोंग अपने क्लैन की सबसे मजबूत तलवार तकनीकों का उपयोग करके अंतिम प्रहार करता है। दूसरे दूर से पूरी उलझन में देखते हैं, सोचते हुए कि किस तरह का अस्तित्व ऐसी भयानक स्वर्गीय गर्जना को आकर्षित कर सकता है। और फिर उनमें से एक तूफान के केंद्र में एक मानव आकृति को देखता है। राजकुमारी एक आश्चर्यजनक और असंभव निष्कर्ष पर पहुंचती है। कोई एक प्राचीन सम्राट बनने के लिए कसौटी से गुजर रहा है, और क्योंकि इस गुप्त क्षेत्र में उम्र की सीमा है, इसका मतलब है कि 18 साल से कम उम्र का एक युवा व्यक्ति इस अद्भुत पूर्व कार्य को प्राप्त कर रहा है। लुओडोंग कसौटी को देखता है, ये समझते हुए कि जो व्यक्ति इससे गुजर रहा है वो बिल्कुल भी घायल नहीं है, और फैसला करता है कि अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो वो भविष्य में एक आपदा बन जाएगा। अगर मौका मिला तो गर्जना की आड़ में उसकी हत्या करने का इरादा रखता है। कसौटी की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो गुप्त क्षेत्र को ही फाड़ने की धमकी देने लगती है और दर्शक घबराकर भाग जाते हैं। लुओडोंग स्थिति का फायदा उठाकर प्रिंसेस श्यांग चियान को झटके से बचाता है और वो उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है। तूफान के शांत होने के बाद रहस्यमयी व्यक्ति गायब हो जाता है, जिसे मौजूद लोगों को विश्वास हो जाता है कि वो अपनी कसौटी में असफल रहा और शरीर और आत्मा दोनों से नष्ट हो गया। लुओडोंग फिर से राजकुमारी को अपने साथ गठबंधन करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, ये तर्क देते हुए कि उन्हें एक अज्ञात शक्ति का सामना करना पड़ रहा है और एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। राजकुमारी उसे विनम्रता से मना कर देती है, ये दावा करते हुए कि उसने पहले ही एक टीम बना ली है, और छिपे हुए व्यंग के साथ कहती है कि उसकी शक्ति उसकी विनम्र टीम में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा है। लुओडोंग इस अस्वीकृति से क्रोधित हो जाता है और अपने आप से कसम खाता है कि श्याओमिंग चियान उसकी है और कोई भी उसे मना नहीं कर पाएगा। राजकुमारी जंग वोंग के सौंदर्य से प्रभावित है। लड़का बैठकर सोचता है कि उसे नए मार्शल आर्ट्स की खोज करनी चाहिए, क्योंकि उसके क्लैन की तकनीकों का उपयोग करने से उसकी पहचान आसानी से उजागर हो जाएगी। राजकुमारी उसके पास आती है और उसका ध्यान आकर्षित करती है। जंग वोंग उसकी उपस्थिति से हैरान है और समझ जाता है कि वो श्याओ डायनेस्टी से है, लेकिन अंदाजा लगाता है कि उसने उसे पहचाना नहीं है। वो पूछती है कि क्या वो उससे डरता है, और वो एक मासूम बच्चे की भूमिका निभाना शुरू कर देता है। राजकुमारी की सुंदरता की प्रशंसा करता है, उसका जादू उस पर चल जाता है और वो उसका गाल खींचती है और उसकी हिम्मत की प्रशंसा करती है। जंग वोंग एक दुखद कहानी गढ़ता है, दावा करता है कि उसका क्लैन गिर गया है और उसे संसाधनों की कमी के कारण गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजकुमारी उस पर दया करती है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है, और वो झूठी उत्सुकता के साथ सहमत हो जाता है। इस बीच लुओडोंग जंग वोंग के प्रति तीव्र घृणा महसूस करता है, गुस्से में कि उस बच्चे जैंग वोंग ने राजकुमारी के साथ उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया है। वो राजकुमारी के समूह का पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया जैंग वोंग पर हमला करता है। जैंग वोंग हमले को आसानी से पकड़ लेता है, राजकुमारी को हैरान करते हुए, जो उसकी शारीरिक शक्ति पर आश्चर्य करती है। जैंग वोंग मन ही मन सोचता है कि वो अपनी शक्ति को रोक रहा था, और समझ जाता है कि लुओडोंग उनका पीछा कर रहा है। लुओडोंग आखिरकार प्रकट होता है, घोषणा करते हुए कि वो इस क्षेत्र में राजकुमारी के लिए आया था और उसे कैद करने के लिए एंशिएंट ट्रैपिंग पर्ल नामक एक शक्तिशाली वस्तु का उपयोग करता है। जबकि जैंग वोंग मन ही मन वस्तु की शक्ति पर हंसता है, लुओडोंग पागलों की तरह हंसता है, उसके लिए अपनी इच्छा और उसके विशेष एक्सक्विजिट 9 यिन बॉडी का खुलासा करता है, जो जैंग वोंग की रुचि को बढ़ाता है। बाद में आग के पास जैंग वोंग अपना अभिनय जारी रखता है। बिग सिस्टर शिया से कहता है कि वो डरा हुआ है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ सो सकता है। राजकुमारी उसे चिढ़ाती है, सोचते हुए कि आध्यात्मिक जानवरों को फाड़ने वाला छोटा रक्षक कैसे डरा हुआ महसूस कर सकता है। वो जोर देता है कि वो सच में डरा हुआ है, उसकी तारीफ करता है और फिर झूठी गंभीरता से पूछता है कि क्या उसका कोई दाव साथी है। राजकुमारी दुख से जवाब देती है कि उसका कोई नहीं है। जैंग वोंग अपना अभिनय जारी रखता है, हैरानी का नाटक करते हुए कि प्रिंसेस श्याओमिंग चियान अपनी सुंदरता और स्थिति के साथ कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता। राजकुमारी उसे समझाती है कि जो पुरुष उसके पास आते हैं उनके हमेशा गलत इरादे और एक छिपा हुआ एजेंडा होता है।
जब वो इस एजेंडे के बारे में पूछता है तो वो अपना राज खोलती है। उसे पूछती है कि क्या उसने एक्सक्विजिट 9 यन बॉडी के बारे में सुना है। वो समझाती है कि ये शरीर उन लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक है जो ड्यूअल कल्टीवेशन का अभ्यास करते हैं, और इसी कारण से दुष्ट संप्रदाय ऐसी महिलाओं की तलाश करते हैं जिनके पास ये शरीर हो ताकि वो उन्हें कल्टीवेशन पात्र के रूप में इस्तेमाल कर सकें। जैंग वोंग समझने का नाटक करता है, झूठे गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है और कसम खाता है कि वो उसे किसी भी बुरे आदमी से बचाएगा जो उसके पास आने की हिम्मत करेगा। राजकुमारी उसकी बचकानी जलन पर मुस्कुराती है और उसे अब आराम करने के लिए कहती है जब वो आग के पास बैठे होते हैं। जैंग वोंग महसूस करता है कि वो आदमी लुओडोंग अभी भी पास में है। लगातार निगरानी से परेशान होकर वो फैसला करता है कि उसे उस जानवर लुओडोंग से जल्दी छुटकारा पाना होगा ताकि कुछ शांति मिल सके, और कैंप से दूर चला जाता है। राजकुमारी चिंता से उसके पीछे जाती है और धीरे से उसे लापरवाह होने और अकेले बाहर जाने के लिए डांटती है। जैसे ही वो उससे माफी मांग रहा होता है, लुओडोंग जो उन्हें जलन से देख रहा था प्रकट होता है और जैंग वोंग पर हमला करता है, चिल्लाते हुए कि वो मौत ढूंढ रहा है। जैंग वोंग शांति से मुड़ता है और उसे बताता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। लुओडोंग जैंग वोंग की तरफ एक हमला करता है। राजकुमारी बीच में आती है और उनके बीच खड़ी हो जाती है। लुओडोंग से पूछती है कि उसका इरादा क्या है। वो दुष्कर रूप से हंसता है, फिर उन्हें बताता है कि उन्हें जल्दी ही पता चल जाएगा और उन पर एंशिएंट ट्रैपिंग पर्ल फेंकता है, उन दोनों को फंसा लेता है। राजकुमारी क्रोधित होती है और उसे धमकी देती है कि वो और उसकी डायनेस्टी उसके इस काम के लिए उसे माफ नहीं करेंगे। उसे युद्ध की घोषणा से बचने के लिए उन्हें छोड़ने की मांग करती है। लुओडोंग उसकी धमकियों को एक मुस्कान के साथ नजरअंदाज करता है और उसे कोशिश करने के लिए आमंत्रित करता है, और राजकुमारी उसे पछताने की चेतावनी देती है। राजकुमारी अपनी डायनेस्टी की बचाव सील को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल हो जाती है और पर्ल के स्पेस के अंदर टूट जाती है। लुओडोंग उसका मजाक उड़ाता है, समझाता है कि ये पर्ल व्यक्तिगत रूप से उसके पूर्वज वोंग चियन द्वारा बनाया गया था, जिसे स्थानिक नियमों की गहरी समझ है। वो जोड़ता है कि पर्ल प्राचीन सम्राट से नीचे के लोगों के लिए सभी आध्यात्मिक ऊर्जा संचालन को सील कर देता है और उसे चुपचाप आत्मसमर्पण करने की सलाह देता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राजकुमारी एक योजना बनाती है और जैंग वोंग से धीरे से कहती है कि वो उसे गुप्त क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए एक विधि का उपयोग करेगी। उसे आदेश देती है कि जैसे ही वो बाहर निकले वो उसकी डायनेस्टी की सेनाओं को बुला ले। उसके अपनी योजना को अंजाम देने से पहले लुओडोंग अपना ध्यान जैंग वोंग की तरफ मोड़ता है और उस पर हंसता है, कहता है कि वो वही 5 साल पहले लुओ क्लैन से त्यागा गया बच्चा होना चाहिए। राजकुमारी उलझन में सोचती है कि लुओडोंग के शब्दों का क्या मतलब है। जैंग वोंग शांति से जवाब देता है, 2 बातों को स्पष्ट करते हुए। पहला, वो उस श्रापित लुओ क्लैन से जुड़े होने को सख्ती से नकार देता है, अपना नाम जैंग वोंग घोषित करते हुए। दूसरा, वो लुओडोंग से व्यंग्यात्मक ढंग से पूछता है कि क्या वो सच में सोचता है कि वो पहले ही जीत चुका है। लुओडोंग हंसता है, मौत के कगार पर होते हुए जैंग वोंग को शेखी बघारने के लिए उसका मजाक उड़ाता है और कसम खाता है कि वो अपने क्लैन की ओर से उसकी जान लेगा। राजकुमारी पर्ल की शक्ति के खिलाफ संघर्ष करते हुए लुओडोंग को एक बेशर्म दैत्य कहती है। ये मानते हुए कि स्थिति निराशाजनक है, वो खुद को कुर्बान करने की योजना बनाती है ताकि लुओडोंग का ध्यान भटकाया जा सके, जबकि जैंग वोंग मदद लेने के लिए भाग जाए। लेकिन जैंग वोंग उसकी योजना को अस्वीकार कर देता है, उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास एक सरल योजना है। वो हवा में उठता है, एक शक्तिशाली सुनहरी ऑरा से घिरा हुआ। लुओडोंग को हैरानी में छोड़ देता है, ये समझने में असमर्थ कि वो पर्ल के अंदर फंसे हुए भी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कैसे कर सकता है। जैंग वोंग उस वस्तु पर हंसता है, उसे एक टूटा हुआ मोती कहता है और फिर अपने हाथ के एक साधारण झटके से उस पर लगाई गई सीमाओं की शक्ति को तोड़ देता है। वो तुरंत लुओडोंग के सामने प्रकट होता है और उसे कहता है कि उसे नीचे देखा जाना पसंद नहीं है। फिर उसके माथे पर अपनी उंगली से टैप करता है। ये साधारण टाप लुओडोंग की आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। राजकुमारी इस दृश्य को हैरानी से देखती है जब लुओडोंग पूरी तरह से बेबस होकर जमीन पर गिर जाता है, चिल्लाते हुए कि जो हो रहा है वो असंभव है। जैंग वोंग उसके ऊपर खड़ा होता है और व्यंग्यात्मक ढंग से पूछता है कि क्या वो अब लुओ क्लैन के त्यागे हुए बच्चे की शक्ति से संतुष्ट है।
लुओडोंग अपनी जान की भीख मांगता है, कसम खाता है कि वो किसी को नहीं बताएगा कि क्या हुआ। जैंग वोंग घृणा से जवाब देता है, पूछता है कि क्या वो सोचता है कि वो लुओ क्लैन से डरता है, और ऐलान करता है कि वो वयस्क होने से पहले उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेगा और अभी के लिए वो सिर्फ कुछ ब्याज वसूल करेगा। वो लुओडोंग के शरीर में एक सुनहरा ऊर्जा का कोर लगा देता है। लुओडोंग दहशत में उससे पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया है। जैंग वोंग समझाता है कि वो खून का प्यासा नहीं है, क्योंकि उसकी मां ने उसे दया सिखाई है, और इसलिए वो उसे 3 अगरबत्तियों के जलने के समय के अंदर अपने पूर्वज तक पहुंचकर सुनहरा कोर निकलवाने का मौका देगा, और अगर वो सफल हो जाता है तो शायद वो जिंदा बच जाए। राजकुमारी जैंग वोंग को चेतावनी देने की कोशिश करती है कि लुओडोंग को छोड़ने से उस पर और जांग परिवार पर आपदा आएगी। जैंग वोंग उसे विश्वास दिलाता है कि वो छोटा चोर भाग नहीं पाएगा। जैसे ही लुओंग बदला लेने और जांग परिवार के विनाश की धमकियां चिल्लाते हुए भागता है और जैंग वोंग के शरीर की हर हड्डी को कुचलने की कसम खाता है, जैंग वोंग शांति से 3 से गिनती शुरू करता है। जब वो 1 तक पहुंचता है, लुओडोंग दूरी पर फट जाता है। जैंग वोंग हैरान राजकुमारी की तरफ मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वो दया दिखाने के बारे में मजाक कर रहा था और वो अपनी मां की बात कम ही सुनता है। घटनाओं को देखने के बाद प्रिंसेस शियांगचियान अपने आप से इस बात की पुष्टि करती है कि ये जैंग क्लैन का दिव्य बच्चा है। उसे अपने पिता के सगाई तोड़ने पर लगातार पछतावे की याद आती है और सोचती है कि ये मुलाकात चीजों को आसान करने का एक मौका हो सकती है। वो विस्फोट की जगह पर एक साथ जाते हैं। जैंग वोंग दिव्य बच्चे के खिताब को कम महत्व देता है, दावा करते हुए कि उसकी कल्टीवेशन जन्म से ही मजबूत थी और बस थोड़ी सी हलचल मचा दी। राजकुमारी फिर उससे पूछती है कि क्या वो वही था जिसने गुप्त क्षेत्र में तबाही मचाने वाली गर्जना की कसौटी का कारण बना। वो शांति से स्वीकार करता है कि उसने कसौटी का कारण बना, आह भरते हुए कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्राचीन सम्राट के शिखर को पार करने के लिए एक सरल कसौटी इतनी हलचल मचा देगी। वो उदासी से कहता है कि स्वर्ग महान प्रतिभाओं से जलता है। राजकुमारी उसकी शक्ति और आत्मविश्वास से हैरान है, सोचते हुए कि वो एक प्राचीन देवता जैसा लगता है जो मर्त्यलोक में उतर आया है, और सोचती है कि जब वो बड़ा होगा तो क्या बनेगा। फिर इन विचारों के लिए खुद को डांटती है। जॉन्ग वोंग उसकी चुप्पी पर ध्यान देता है और पूछता है कि क्या वो नाराज है। वो उससे इकरार करता है कि उसने शुरू में उसे जानबूझकर अपने पास रखा था ताकि उसे लुओडोंग को लुभाने और खत्म करने के लिए एक चारे के रूप में इस्तेमाल कर सके। वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो एक छोटी सोच वाली व्यक्ति नहीं है और गुस्सा नहीं है। इसके विपरीत उसे उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने उसे एक छुपे हुए खतरे को हटाने में मदद की, और जॉन्ग वोंग राहत के संकेत दिखाता है। बाद में आग के पास राजकुमारी उन अफवाहों पर विचार करती है कि जैंग क्लैन का चिलियन बेटा एक महान प्राचीन सम्राट का पुनर्जन्म हो सकता है, और अब महसूस करती है कि उन अफवाहों का सच में कोई आधार है। वो उसकी अपार प्रतिभा, चतुराई और वाक्पटुता पर आश्चर्य करती है। निष्कर्ष निकालती है कि उसकी पीढ़ी में कुछ ही लोग उसकी तुलना कर सकते हैं। जैंग वोंग उसके विचारों को तोड़ता है और एक मासूम बच्चे की अपनी भूमिका में वापस आ जाता है, जोर से सोचते हुए कि भविष्य में बड़ी बहन शिया से शादी करने वाला भाग्यशाली कौन होगा, जिससे वो घबरा जाती है और उसके अजीब सवालों पर हैरान होती है। इसके बाद उसकी बातचीत गंभीर हो जाती है। वो उसे चेतावनी देती है कि वो लुओ क्लैन के साथ स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। समझाती है कि लुओडोंग उनके सीधे वंश का था और उनके पूर्वज इस मामले को शांति से नहीं छोड़ेंगे। वो उसे उस घाट की भी याद दिलाती है जो उसकी डायनेस्टी और लुओ क्लैन ने गुप्त क्षेत्र के बाहर उसके लिए बिछाया है। जैंग वोंग अवहेलना से जवाब देता है, कहता है कि वो लुओ वोंग को एक ही हथेली के प्रहार से मार देगा, और राजकुमारी उसके अति विश्वास को चुनौती देती है। पूछती है कि जब लुओ क्लैन की असली शक्ति उस पर उतरेगी तो वो क्या करेगा। समझाती है कि क्लैन के पास उसे भगाने में मदद करने के लिए कई शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। वो उसे अपने पिता से एक आध्यात्मिक खजाना देती है जो उसकी ऑरा को छिपा सकता है। वो जोर देती है कि वो इसे ले, कहती है कि उसने उसकी मदद की और ग्रेट जिया डायनेस्टी जरूरी नहीं कि हमेशा उसकी दुश्मन बनी रहे। जैंग वोंग तोहफा स्वीकार करता है, लेकिन अपनी स्थिति स्पष्ट करता है। उनकी दोस्ती व्यक्तिगत है, लेकिन वो उसकी डायनेस्टी के प्रति कोई सद्भावना नहीं रखता, और वो जनरल वुई को उसकी मां का अपमान करने और उसके क्लैन के साथ गलत करने के लिए सजा दिलाने की कसम खाता है। एक आश्चर्यजनक कदम में राजकुमारी उससे पूछती है, क्या होगा अगर हम वुई को सौंप दें?
प्रिंसेस सिया की बातें सुनने के बाद जंग वोंग सवाल करता है कि क्या उसके पास सच में इसके लिए अथॉरिटी अधिकार है। वो जवाब देती है कि उसके पिता को लुओ फैमिली ने धोखा दिया था और यही वजह थी उसके जंग वोंग सगाई तोड़ने की। वो कहती है कि अगर वुकुई को सौंप देने से जंगलान और ग्रेट साया डुबिन डायनेस्टी के बीच रिश्ते आसान हो जाते हैं, उसके पिता ह्यूमन एम्परर इस फैसले से जरूर सहमत होंगे। आगे कहती है कि वो अपना जेट पेंडेंट भी देने को तैयार है उसे। आरएमसी उसे बड़ी बहन सिया कहता है कि उसने सिया ने पहले ही उसकी एमसी की पीक एंशिएंट एम्परर रेल्म की ताकत अपनी आंखों से देखी है और समझाता है कि यही वजह थी कि उसने विश्वास किया कि ह्यूमन एम्परर शायद वुई को सौंप देंगे रिश्ता फिर से जोड़ने के लिए। लेकिन वो आर्ग्यू करता है कि उसके सिया के पिता ने उसे एमसी को कभी पर्सनली नहीं देखा है और बाकी दुनिया भी उसके कारनामों की अफवाहों पर विश्वास नहीं करती है। वो कहते हैं कि वो एमसी तो बस लू क्लैन का एक छोड़ दिया गया बच्चा था जिसके पास थोड़ा टैलेंट था। वो अब दावा करती है कि ये चिंता सिर्फ वुई के मामले के लिए है और पूछती है कि क्या वो उसका जेट पेंडेंट लेने से मना कर रहा है, जिस पर वो जवाब देता है कि वो सिया ग्रेट सिया की सबसे बड़ी राजकुमारी है और उसका हर कदम अनगिनत आंखों द्वारा देखा जाएगा। वो कहता है कि वो उन लोगों को उसके सिया के फैसले को तुक्का फ्लूक नहीं कहने देगा और किसी भी मजाक को उसकी इज्जत डिग्निटी को बेइज्जत नहीं करने देगा। अपने बारे में कहते हुए वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि जो किस्मत उसने सही वो उसकी दोस्त सहे। इसके बाद वो उसे जेट पेंडेंट वापस कर देता है। प्रिंसेस सिया अब शर्मा जाती है जब एमसी उसे दोस्त कहता है। अपनी छाती थपथपाते हुए वो एमसी मजबूती से कहता है कि वो उसके एक्शन समझता है और इसी वजह से वो उसका गिफ्ट हल्के में नहीं ले सकता और अगर उसने ऐसा किया तो इससे सिर्फ उसका आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट बर्बाद होगा। जिसके बाद वो सिया कहती है कि उसे इस दुनिया को साबित करना होगा कि उसका सिया का चुनाव कितना अच्छा था और तभी उसे ये पेंडेंट स्वीकार करने का सम्मान मिलेगा। वो अब उदासी से खड़ी हो जाती है, एक फ्रस्ट्रेटेड चेहरा दिखाते हुए उसकी इतनी कम उम्र में मीठी बातों पर रिमार्क करती है। कहती है कि उसके हर शब्द में एक सिद्धांत था और उसे कहती है कि सिर्फ बातें ना करे, कुछ करके दिखाए। फिर वो वहां से उड़ जाती है उसे अकेला छोड़कर। वो एमसी उसे उस दिन का इंतजार करने को कहता है जब उसका नाम पूरे ग्रेट सिया में जाना जाएगा। इसके बाद वो अपने इनेट ट्रेजर के जरिए कम्युनिकेट करके अपने मास्टर को बुलाता है। सेज म्याओ अब अपने हाथ बांधे हुए प्रकट होती है, कहती है कि वो एमसी को आम दिनों में कॉल भी नहीं करता और जब वो मुसीबत में है तो उसे अपनी अकेली बूढ़ी मास्टर की याद आ गई। जिस पर हमारा एमसी जवाब देता है कि वो उसे अंडर एस्टिमेट ना करे और उसे मास्टर से बस एक चीज चाहिए। वो फिर एक पाउच थैली पेश करता है और कहता है कि उसने लू क्लैन के सीधे वारिस को खत्म कर दिया है और वो लोग सीक्रेट रेल्म के बाहर उस पर हमला अम्बुश करने की प्लानिंग कर रहे थे, जबकि वहां एक 4th लेवल का एंशिएंट एम्परर है जिसे वो थोड़ी कोशिश से मार सकता है, लेकिन इससे लू क्लैन का एंशिएंट सेज प्रकट हो सकता है। वो एमसी उसे मास्टर से एक फॉर्मेशन सेट करने की रिक्वेस्ट करता है ताकि एंशिएंट सेज उसकी मौजूदगी का पता ना लगा सके। कहता है कि उसके पास सिचुएशन से बचने के अपने तरीके हैं। सेज म्याओ अब मुस्कुराती है और उसकी तरफ उंगली दिखाती है। कहती है कि जो डाउ कल्टिवेट करते हैं उन्हें मर्जी के मुताबिक काम भी करना चाहिए और वो मास्टर उसके रास्ते में उसकी मदद करेगी। जंग वोंग अब ऊपर उड़ता है ये सोचते हुए कि लू क्लैन के एंसेस्टर पूर्वज का मामला सुलझ गया है और उसे सिचुएशन से निपटने के लिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। वो सभी कल्टिवेटर्स को उसकी बात सुनने के लिए कहता है, उन्हें फेलो डाओइस्ट कहकर। वो इंट्रोड्यूस करता है कि वो जंग वोंग अब सीक्रेट रैम को पर्च करेगा और इसमें अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा और सबकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। वो अब सबको आसमान में इकट्ठा होने और 15 मिनट के अंदर उसे फॉलो करने को कहता है और उन्हें इसे एक चेतावनी समझने को कहता है। वो कहता है कि अगर वो ऐसा करने में फेल हुए तो परिणाम उन्हें ही भुगतने होंगे। प्रिंसेस सिया अब ग्रेट सिया के सभी लोगों को आसमान में उसके पीछे आने को कहती है, जिस पर वो लोग पूछते हैं कि क्या वो सच में आरएमसी हमारे एमसी पर विश्वास करती है। कहते हैं कि वो तो बस 5 साल का बच्चा है। जब वो बोल ही रहा था, प्रिंसेस सिया गुस्से वाले चेहरे के साथ मुड़ती है और उनसे पूछती है कि क्या वो सबसे बड़ी राजकुमारी के तौर पर उसके फैसले पर शक डाउट कर रहे हैं। वो अब ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं और एक कल्टिवेटर पूछता है कि क्या वो ग्रेट सिया की सबसे बड़ी राजकुमारी थी। कहता है कि ग्रेट सिया के लोग भी आरएमसी के पीछे चले गए हैं और पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए।
कुछ कल्टीवेटर्स भी उनके पीछे ये सोचते हुए चल देते हैं कि उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें कुछ हो। जबकि कुछ लोग आरएमसी के पीछे गए, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे थे, आरएमसी की ताकत पर सवाल उठा रहे थे, उसे एक छोड़ दिया गया बच्चा कह रहे थे और सवाल कर रहे थे कि क्या अफवाहें सच में लेजिट सही थी या नहीं। दूसरा कहता है कि प्रिंसेस सिया भी उसके पीछे जा रही है और व्यूअर्स को चैनल सब्सक्राइब ना करने में क्या दिक्कत है। सवाल करता है कि वो सिया इस माइंडसेट सोच से दाव कैसे प्राप्त कर सकती है। जंग वैंग अब कहता है कि उसने उन्हें वक्त दिया लेकिन उन्होंने उसकी कदर नहीं की और कहता है कि उन्होंने उसकी दोस्त को कावर्ड भी कहा और उसकी दाव हासिल करने की काबिलियत पर शक किया। वो अब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करता है और एक बड़ी तलवार बनाता है और उनसे कहता है कि वो खुद देखें कि वो उसकी तलवार के नीचे ग्रेट दाव कैसे पाते हैं। इसके साथ वो तलवार को नीचे की तरफ स्लैश करके सीक्रेट रेल्म को चीर देता है, जमीन को 2 हिस्सों में बांट देता है और उसे तबाह कर देता है। सभी स्पिरिचुअल बीस्ट्स अब मर चुके थे और बचे हुए कल्टिवेटर्स डर के मारे भाग जाते हैं। जो कल्टिवेटर्स पीछे आए थे वो हैरानी से सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ एक बच्चे ने किया है और ये किस तरह की ताकत थी। प्रिंसेस सिया भी सोचती है कि क्या ये वो ताकत थी जो वो उसके पिता को दिखाना चाहता था। उसका मुंह अभी भी खुला हुआ है और फिर वो रिकॉर्ड करने के लिए एक रिकॉर्डिंग स्टोन निकालती है। इस सीन को जंग वैंग अब कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर पूरा करता है। उन सब का शुक्रिया ग्रैटिट्यूड अदा करते हुए जिन्होंने उस पर विश्वास किया, वो उन्हें इस स्पिरिचुअल पावर को आपस में बांटने को कहता है क्योंकि वो लालची इंसान नहीं है। सभी कल्टिवेटर्स अब अपना आभार व्यक्त करते हैं और एब्जॉर्प्शन शुरू कर देते हैं। आरएमसी प्रिंसेस सिया को बुलाता है और उसे बताता है कि उसने उसके एडवांसमेंट तरक्की के लिए जरूरी स्पिरिचुअल पावर पहले ही सेट कर दी है, उसे लेने को कहता है। वो रिमार्क करती है कि ये वाकई अजीब था कि उसने उसका जेड पेंडेंट एक्सेप्ट नहीं किया और अब उसे स्पिरिचुअल पावर एक्सेप्ट करने को कह रहा है, जिस पर वो एमसी उसे जल्दबाजी न करने को कहता है कि उसे रिकॉर्डिंग स्टोन अपने हाथ में पकड़े रहना चाहिए। कहता है कि जो आगे होने वाला है वो मेन इवेंट है, जिसके बाद वो सीक्रेट रेल्म को फाड़कर खोलना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि सीक्रेट रेल्म के बाहर एक पूरी आर्मी इकट्ठा है और वो सीक्रेट रेल्म के जल्दी खुलने पर सवाल कर रहे हैं क्योंकि उसके खुलने में अभी भी काफी टाइम था। वो हैरान है कि क्या अंदर कोई इमॉर्टल एम्परर रेल्म का पावर हाउस है क्योंकि सिर्फ वही ऐसा कारनामा कर सकते हैं। लू क्लैन का एल्डर सोचता है कि क्या ये लुओडोंग था जो शाओमियांग की निन स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करके इमॉर्टल रेल्म में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहा। सीक्रेट रेल्म का रास्ता अब खुलता है और हम अपने एमसी और प्रिंसेस शिया को बाहर निकलते हुए देखते हैं। लू क्लैन की बूढ़ी औरत अब चिल्लाती है जंग क्लैन के बिगड़े बच्चे पर जिसने सीक्रेट रेल्म में घुसने की हिम्मत की, सीक्रेट रेल्म की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए। जंग वैंग प्रिंसेस सिया से पूछता है कि क्या वो तैयार है और वो इसे ये मामला उस पर छोड़ने को कहती है। वो अब ग्रेट शिया की सभी सेनाओं को उसके आदेश को सुनने और पीछे हटने का ऑर्डर देती है। जनरल्स ये देखकर शॉक्ड थे और टेलीपैथी के जरिए पूछते हैं कि क्या उसे बंधक बना लिया गया है, जिस पर वो उन्हें निश्चिंत रहने को कहती है और ये सिर्फ उन सबको हमारे हीरो से बचाने के लिए था। वो जनरल सवाल करता है कि क्या ये सच में उसकी सोच थी क्योंकि ये बहुत अजीब था, लेकिन उसके आदेश को मानता है ये सोचते हुए कि लू क्लैन शायद हमारे हीरो को संभालने के लिए काफी होगा और सभी सेनाओं को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। लुओ प्लान का एल्डर इस हरकत से शॉक्ड था और आरएमसी को बास्टर्ड हरामी कहता है और सवाल करता है कि क्या प्रिंसेस अकेले उसे बचा सकती है। कहता है कि नहीं, आज उसे कोई नहीं बचा सकता। जंग वैंग अब लू क्लैन की तरफ मुड़ता है, कहता है कि जैसा कि उसने लुओ क्लैन के लोगों से उम्मीद की थी, वो एक बच्चे को भी नहीं बख्शेंगे और ऐसी बेकार की साजिशें करना बंद करें, भले ही ये सिर्फ एक बच्चे से निपटने के लिए हो। उनका मजाक उड़ाते हुए कि जब उन्होंने उसे इनवाइट किया है, Who could he refuse their offer? एल्डर अब उसके दावों से गुस्सा होकर उसे घमंडी कहती है और फिर लू क्लैन के सभी सोल्जर्स को उसके आदेशों को मानने का कमांड देती है। कहती है कि एक 5 साल के बच्चे के लिए उन्हें ग्रेट शिया डायनास्टी से किसी मदद की जरूरत नहीं होगी और उन सबको उसे एमसी को मारने का ऑर्डर देती है। अपना हाथ हिलाते हुए वो सोल्जर्स पर चिल्लाती है जो एक साथ आदेश मानते हैं। वो सभी आसमान और जमीन की विशालता को जाने बिना उस जोड़ी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ कल्टिवेटर्स जो सीक्रेट रेल्म के बाहर खड़े थे, वो इस गड़बड़ मेस के कारण डर गए थे जिसमें वो फंस गए थे।
सवाल कर रहे थे कि क्या वो ये लुओ क्लैन सच में ऐसा कर रहे हैं और ये हद से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भले ही वो एक लड़के को मार दें, उन्हें कम से कम ग्रेट शिया डिवाइन डायनास्टी के लोगों को झगड़ा शुरू करने से पहले उस जगह से जाने देना चाहिए। लू क्लैन की एल्डर अब अपनी मुट्ठी भींचती है और एक स्पिरिचुअल वेव बनाती है। कहती है कि वो कल्टिवेटर बहुत ज्यादा बोलता है और उसे उनके क्लैन के लिए ऐसे शब्द बोलने के लिए मरना चाहिए। फिर वो उस पर हमला करती है, उस बेचारे कल्टिवेटर को कुचल देती है। बाकी सभी सिया और दूसरे मौजूद कल्टिवेटर्स तेजी से पीछे हटते हैं, एक बार फिर सीक्रेट रेल्म के अंदर चले जाते हैं। पीछे मुड़कर हमारे एमसी की किस्मत को देखते हुए, जो बाहर बिना उनके किसी भी एक्शन पर रिएक्ट किए खड़ा था, लू क्लैन की एल्डर अब तेवर चढ़ाते हुए सीधी खड़ी होती है और कहती है कि हमारे हीरो को यहाँ से जिंदा जाने के सपने देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रेट शिया के दोनों जनरल्स भी उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अभी अभी इमॉर्टल एम्परर रेल्म में प्रवेश किया है, जबकि वो बूढ़ी औरत इमॉर्टल रेल्म के चौथे हेवन तक पहुंच चुकी है सालों पहले। कहती है कि अगर वो दोनों एक साथ आ भी जाएं तो भी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर वो उससे कहती है कि बस ये बताए कि उनके यंग मास्टर लुओडोंग के साथ क्या हुआ। अगर वो उसके जवाब से संतुष्ट हुई तो वो शायद उसकी पूरी लाश छोड़ देगी। अब अपने हाथ में एक बैग पकड़े हुए वो उसे एल्डर को दिखाता है और अपना सर खुजाते हुए कहता है कि वो बेकार कचरा, यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश था। उससे सवाल करता है कि क्या ऐसा था। वो फिर आगे कहता है कि इस थैली में शायद अभी भी उसकी कुछ राख हो। उसे पाता एल्डर को कहता है कि वो खुद आकर उठा ले। बूढ़ी औरत अब अपने दांत पीसते हुए गुस्से से आरएमसी को घूरती है, उसे बास्टर्ड कहती है, उससे सवाल करती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा जुर्म करने की। आरएमसी उसे इग्नोर करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करना शुरू कर देता है। बूढ़ी औरत अब लुओ क्लैन सोल्जर्स को एक साथ हमला करने को कहती है कि वो खुद हमारे एमसी की हड्डियों को राख में मिलाना चाहती है। इस बीच आरएमसी प्रिंसेस शिया को एक अगरबत्ती देता है, कहता है कि लू क्लैन के लोगों के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक अगरबत्ती जलने जितना वक्त है। उन्हें अपनी आंखों के सामने कीड़े कहता है और कहता है कि वो जीने से थक चुके हैं। दूसरी तरफ वो अपनी इन्नेट स्पिरिचुअल एनर्जी निकालता है, जबकि प्रिंसेस सिया अभी भी उसके रिमार्क पर हैरान है। एल्डर अब आगे बढ़ती है, आरएमसी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, उसे मारने के लिए कहती है, जिस पर वो कॉन्फिडेंस से कहता है, अपने मास्टर को एक्शन लेने के लिए बुलाता है। सेज मियाओ अब अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में प्रकट होती है, जो पहले से ही इन्नेट ट्रेजर पर खुदा इनग्रेव्ड हुआ था, और शैडो शिफ्टिंग स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन नाम का एक फॉर्मेशन सेट करती है। इसे लॉक करते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करती है और हम देखते हैं कि आसमान अब जंजीरों से ढक गया था। हमारा एमसी इसे एक संतुष्ट मुस्कान के साथ आजादी से कंट्रोल कर सकता था अपने चेहरे पर। वो कहता है कि उनकी बर्बादी नजदीक थी। एल्डर वाकई इस सीन से दहशत में थी, डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। पूछती है कि ये किस तरह का फॉर्मेशन था, क्योंकि इसमें एक सेंट की ताकत थी। उसकी आंखें अभी भी सदमे में थी, विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसकी मौत अब उसकी आंखों में थी। हमारा हीरो अब एक पागल की तरह मुस्कुराता है, कहता है कि मौजूद सभी लू क्लैन के लोग मरेंगे, उन्हें कीड़े कहता है। वो अब अपनी मुट्ठी भींचता है, अपना हेवन डिवावरिंग डेमोनिक आर्ट जारी करता है। एक काली औरा एक घातक प्रेजेंस के साथ उसे घेर लेती है। लुओ क्लैन के सोल्जर्स अभी भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बिना ये जाने कि क्या हो रहा है। हमारे हीरो के चारों तरफ एक नीला गोला बन गया था। मौजूद सभी लोग सवाल कर रहे थे कि ये क्या था, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उन सब की स्पिरिचुअल एनर्जी उस टेक्निक से खींची जा रही थी जो उसने इस्तेमाल की थी जब हेवन डिवावरिंग आर्ट रिलीज हुआ। मौजूद सभी कल्टिवेटर्स और सोल्जर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी और यहाँ तक कि लू क्लैन भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। कुछ सोल्जर्स ने बूढ़ी औरत से अभी एक्शन लेने को कहा, क्योंकि उनके आदमी और ज्यादा नहीं टिक सकते थे। हर कोई ऐसे कारनामे के प्रदर्शन से डरा टरा जाया था। आसमान और जमीन उस टेक्निक के कारण कांप रहे थे जो उसने रिलीज की थी। बाहर लुओ क्लैन की एल्डर अब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी आरएमसी पर फोकस करती है और कहती है कि इस तरह की टेक्निक और स्पिरिचुअल पावर इतने कम उम्र के इंसान में कभी नहीं देखी गई। She then gets shocked by the revelation of RMC's cultivation, जो इमॉर्टल एम्परर रेन के पीक पर था। इस खुलासे से डरकर वो बाहर की तरफ भागती है, कहती है कि ये असंभव, इम्पॉसिबल था। यू से हर हाल में बचना, एस्केप होगा, भले ही आज सारे सोल्जर्स तबाह पेरिश हो जाएं। इसकी खबर उनके एंसेस्टर तक जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए। जिंदा बचने की चाहत में वो सभी सोल्जर्स को पीछे छोड़ देती है और हमारे हीरो से दूर भागने लगती है। यू से भागते हुए देखकर जैंग वैंग मुस्कुराता है, स्मर्क्स करता है
और कहता है कि उसने सोचा था कि वो भागने से पहले कम से कम कुछ वार तो करेगी। लुओ क्लैन की एल्डर अभी भी डर के मारे भाग रही है। सोचती है कि वो उस फॉर्मेशन से लगभग बाहर आ गई थी जो हमारे हीरो ने सेट किया था, और भला एक मामूली बच्चा इमॉर्टल एम्परर रेन के पीक पर कैसे हो सकता है। खुद से सवाल करती है कि उसने यानी एल्डर ने सैकड़ों सालों तक कल्टीवेशन किया है और सिर्फ इमॉर्टल एम्परर रेन के चौथे लेवल तक पहुंची है। पूछती है कि किस आधार पर उसके यानी एमसी के पास इसके पीक पर पहुंचने की योग्यता है, और वो भी सिर्फ 5 साल का बच्चा होकर। अपने दांत पीसती है, अभी भी अपने ख्यालों में ये ध्यान दिए बिना कि आरएमसी अब उसके सामने था। पूछता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों थी। अपने हाथ आगे बढ़ाता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करता है। एल्डर अब उसे घमंडी ना होने को कहती है और अपनी खुद की टेक्निक रिलीज करती है, जो एक विशाल हथेली ह्यूज पाम थी। ये हमला सिर्फ दिखावा था, उसमें कोई दम नहीं था। हमारा एमसी आराम से अपने हाथ बढ़ाता है, बूढ़ी औरत को पकड़ लेता है, सवाल करता है कि क्या उसने यानी एल्डर ने कहा था कि वो एमसी सच में घमंडी था। कहता है कि वो एमसी मुश्किल से इतना टैलेंटेड है कि लुओ क्लैन की आधी प्रेजेंस जो उन्होंने और उसने अभी दिखाया था कि बराबरी कर सके। अपने डिमोनिक डिवावरिंग आर्ट का इस्तेमाल करते हुए वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसके हाथ काले पड़ जाते हैं। इस वजह से वो दर्द में जोर से चिल्लाती है उसको देखकर। वो कहता है कि वो उसकी उम्र का लिहाज करेगा और उसे जल्द ही खत्म कर देगा। अपने हाथ के एक इशारे से वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है, जिससे एक स्पिरिचुअल तलवार बनती है। एक स्पिरिचुअल सोर्ड ऑफ लाइट 9 हेवंस उसे नीचे की तरफ स्लैश करती है। तलवार तेजी से उसकी एल्डर की तरफ बढ़ती है, जिसके पास बचने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं था। उसकी मौत नजदीक थी। वो चिल्ला रही थी कि वो अपना अंत ऐसा नहीं चाहती। हमला अब उसके ऊपर गिरता है, सिर्फ खून का तालाब छोड़ जाता है, यहाँ तक कि उसके अवशेष भी नहीं। ग्रेट शिया डायनेस्टी के सोल्जर्स अभी भी ऊपर से इस कत्लेआम को देख रहे हैं और कहते हैं कि इस लेवल की ताकत सिर्फ इमॉर्टल एम्परर रेन के पीक पर ही हासिल की जा सकती है, और अगर प्रिंसेस शिया ने उन्हें पीछे हटने का आदेश नहीं दिया होता तो उनका भी वही अंजाम होता जो लुओ क्लैन की एल्डर का हुआ। कुछ कल्टीवेटर्स कहते हैं कि वो सच में बच गए, और दूसरे कहते हैं कि ये एक इमॉर्टल एम्परर पावर हाउस की ताकत थी। और ये सोचना अजीब है कि जिसने सीक्रेट रेल में ट्रिब्यूलेशन को पार किया वो सिर्फ एक बच्चा था। जनरल वुई अपने दांत पीसते हुए सोचता है कि लुओ क्लैन, जिसने जैंग वैंग को कचरा समझकर निकाल दिया था, वो अब सिर्फ 5 साल की उम्र में इमॉर्टल एम्परर रेन के पीक पर पहुंच गया है। कहता है कि उन्होंने यानी लुओ क्लैन ने उसे कई बार गुमराह किया। आरएमसी उड़ने वाली नाव की तरफ बढ़ता है, फिर वो लैंड करता है और कमांडर को सीनियर कहकर सलाम करता है। कहता है कि वो उन गुनहगारों को मारने में बिजी था जिन्होंने उसकी मां की बेइज्जती की थी और उनकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें कहता है कि वो उनसे दिल से माफी मांगता है। ग्रेट सिया का कमांडर आरएमसी को उठने के लिए कहता है कि उसने यानी कमांडर ने उसके अद्भुत एक्सेप्शनल टैलेंट के बारे में बहुत पहले से सुना था और आज उसने सच में ये नजारा अपनी आंखों से देखा है। कमांडर अब उसके आने का मकसद पूछता है और सबसे बड़ी राजकुमारी यानी एल्डेस्ट प्रिंसेस के इस लड़ाई को रिकॉर्ड करने का कारण पूछता है, जो एक तरफा कत्लेआम के अलावा कुछ नहीं था। हमारा एमसी अब अपनी नजर उसके यानी सिया के हाथ में स्पिरिचुअल स्टोन की तरफ करता है। खुद सीधा खड़ा होता है, कहता है कि ये जाहिर है कि ह्यूमन एम्परर के साथ उसके यानी एमसी और प्रिंसेस शिया के बीच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यानी शादी के समझौते के बारे में बात करनी है। वो पूछता है कि क्या वो उसे पहले वाला स्पिरिचुअल जेड पेंडेंट दे सकती है। वो इस सवाल से काफी शॉक्ड थी। पूछती है कि क्या ये सच में अभी इसका समय है, जिस पर वो रिकॉर्डिंग स्टोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मैसेज ह्यूमन एम्परर के लिए था। उसे ग्रेट सिया का बूढ़ा गाइजर कहते हुए कहता है कि वो उसकी बेटी का जेड पेंडेंट ले रहा है और उसे यानी एम्परर को इस टोकन को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के फिर से स्थापित होने का सबूत मानना चाहिए। तेजी से अपना रवैया बदलते हुए वो अब धमकी भरे अंदाज में कहता है कि वो बस उम्मीद करता है कि एक दिन जब वो ग्रेट सिया को अपने रिश्ते के तोहफे पेश करेगा तो वो यानी एम्परर उन सभी लोगों को जिन्होंने एंगेजमेंट तोड़ने में हिस्सा लिया था उन्हें उसके महल के बाहर बांध कर रखेंगे, हमारे हीरो के लिए एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर। वो कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखती है, उससे पूछती है कि वो क्या बात कर रहा है। वो उसके बिट्रोथल गिफ्ट्स और रिटर्न गिफ्ट्स वाली बात को मना करती है, क्योंकि वो इस एज में अभी भी एक बच्चा है। जैंग वॉन्ग इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए रिप्लाई करता है और मानता है कि वो गलत था और उसे एल्डर सिस्टर शा बुलाता है। फिर वो जनरल्स की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है कि ग्रैंड प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करें और उन्हें सेफली डिवाइन डायनेस्टी वापस ले जाएं। जाने से पहले वो उसे जेड पेंडेंट वापस करती है और ध्यान से समझाती है कि एक बार जब वो इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी इन्फ्यूज करेगा तो ये 6 घंटे के लिए उसका ऑरा पूरी तरह छुपा देगा। वो उसे एडवाइस देती है कि भागने के लिए इसका यूज सही टाइम पे करे।
जैंग वोंग अपने मास्टर से इंटरनली कम्युनिकेट करता है। वो उसे बताती है कि उसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, लेकिन वॉर्न करती है कि इंसेंस स्टिक का बर्निंग टाइम, यानी जो फॉर्मेशन उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका टाइम खत्म होने वाला है। वो उसे रीअश्योर करता है और कंफर्म करता है कि उसके पास पहले से एक सॉलिड एस्केप प्लान है। जैंग वोंग प्रिंसेस को फेयरवेल बोलता है, अनाउंस करता है कि वो अब जाएगा और उनकी अगली मीटिंग इमॉर्टल पैलेस के ग्रैंड कंपटीशन में होगी। वो परेशानी में रिप्लाई करती है, उसे कहती है कि बस इस मुसीबत से बचने पे फोकस करे और तुरंत चला जाए। उसके जाने के बाद वो डिसाइड करती है कि उन्हें भी जल्दी वापस जाना चाहिए, ये सोचते हुए कि लुओ क्लैन क्या कर सकता है। जैसे ही शिया डायनेस्टी के शिप्स उड़ते हैं, अचानक एक वायलेंट थंडरस्टॉर्म आ जाता है और एक सोल्जर वार्निंग चिल्लाता है कि इमेंस पावर के साथ कोई आ रहा है। एक सोल्जर तुरंत नए आने वाले को पहचान लेता है और चिल्लाता है कि ये लुओ क्लैन का ओल्ड एंसेस्टर है। जनरल शाह कंफर्म करता है कि कौन आया है। प्रिंसेस शेंग चियान आगे बढ़ती है और उसे सेज लुओ कहकर एड्रेस करती है, पूछती है कि वो बिना रीजन उनके डिवाइन शिप पर अटैक क्यों कर रहा है, और उसे याद दिलाती है कि उनके दो फोर्सेस के बीच जनरेशन से फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। गुस्से में भरा लुओ एंसेस्टर सामने आता है और श्यामिंग चियान से पूछता है कि सीक्रेट रेल में एग्जैक्टली क्या हुआ था, और रिवील करता है कि लुओ तांग, लू डोंग और एल्डर लू वानू के सोल लैंप्स बुझ चुके हैं। वो रूडली जवाब देती है, सेज लुओ को डेयरिंग बोलती है और याद दिलाती है कि ग्रैंड प्रिंसेस होने के नाते वो लुओ क्लैन वो कोई भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। एंसेस्टर का गुस्सा बढ़ जाता है, वो डिमांड करता है कि वो ये एरोगेंस बंद करे और चिल्लाता है, पूछता है कि किलर कौन है। जनरल शिया बीच में आता है, लॉर्ड लुओ को वार्न करता है कि अपनी हद में रहे और डिक्लेयर करता है कि कोई भी आगे का कदम ग्रेट शिया डायनेस्टी के खिलाफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर माना जाएगा। डेक पर शिया डायनेस्टी के सोल्जर्स अपने स्पीयर्स निकालकर रेडी हो जाते हैं और वॉर क्राई देते हैं। लुओ क्लैन का एंसेस्टर लुओ तांगकोंग जनरल का मजाक उड़ाता है, उसे रूड और लोली बोलता है। प्रिंसेस उसका पूरा नाम चिल्लाती है, लुओ तांगकोंग, और उसे अक्यूज करती है कि वो अपना रैम्पेज कंटिन्यू कर रहा है और पूछती है कि क्या वो लुओ क्लैन और शिया डायनेस्टी के बीच वॉर शुरू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। लुओ तांगकोंग आखिरी बार पूछता है कि उसके क्लैन सोल्जर्स के साथ क्या हुआ और क्लैन एल्डर को किसने मारा। वो पलट के कहती है कि लुओ क्लैन ही बोल्ड हो गया है जो शिया डायनेस्टी को बुली करने की हिम्मत कर रहा है और वो बिना सोचे समझे वीक लोगों पर अटैक कर रहे हैं। फिर वो अनाउंस करती है कि उसे पहले से पता है कि उसके क्लैंसमैन को किसने मारा, लेकिन वो उसे चैलेंज करती है कि अगर दम है तो उसे एक शब्द भी बुलवा कर दिखाए। लुओ तांगकोंग धमकी देता है कि अगर वो बोलने से मना करेगी तो उसे फोर्स करना पड़ेगा। वो जवाब देती है कि वो उससे डरती नहीं है और अपने जनरल्स को ऑर्डर देती है कि ग्रेट शिया डायनेस्टी का इंपीरियल सील समन करने में उसकी मदद करें। जनरल्स तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रिंसेस के साथ मिलकर एक रिचुअल करते हैं जो डायनेस्टी की पावर रिप्रेजेंट करने वाले एक मैसिव गोल्डन ड्रैगन को समन करता है। लुओ तांगकोंग शॉक हो जाता है, सोचता है कि शाह एम्परर ने अपनी बेटी को इतना पावरफुल सील यूज करने की परमिशन कैसे दी। लुओ तांगकोंग शाह डायनेस्टी के ड्रैगन वेन का इमेंस प्रेशर फील करता है और रियलाइज करता है कि वो अकेले पूरी डिवाइन डायनेस्टी की पावर का सामना नहीं कर सकता। ड्रैगन की पावर के साथ प्रिंसेस उसे वार्न करती है कि शाह डायनेस्टी का इंपीरियल क्लैन ने कभी दुश्मन के आगे सरेंडर नहीं किया है। वो धमकी देती है कि वो उसका सर ले लेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी डिवाइन सोल ही क्यों ना खोनी पड़े अगर उसने उनका रास्ता रोका। वो उसे विड्रॉ करने का आखिरी मौका देती है। लुओ तांगकोंग गुस्से में घूरता है और डिक्लेयर करता है कि ये मैटर यहाँ खत्म नहीं होगा। वो ऐड करता है कि लुओ क्लैन आज की ह्यूमिलिएशन याद रखेगा और फिर रिट्रीट कर जाता है। जैसे ही वो जाता है, प्रिंसेस थकान से लड़खड़ाती है। जनरल्स उसे सपोर्ट करने के लिए दौड़ते हैं, उसे तुरंत आराम करने को कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इंपीरियल सील को जबरदस्ती एक्टिवेट करने से उसकी बॉडी पर ह्यूज स्ट्रेन पड़ता है। वो उन्हें रीअश्योर करती है कि ये सिंपल है, उसने ड्रैगन वेन की पावर पूरी तरह अवेकन नहीं की थी, इसलिए उसकी डिवाइन सोल ठीक है, बस उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई है और थोड़ा रेस्ट करने के बाद रिकवर हो जाएगी। वो सोचती है कि लुओ क्लैन की हिम्मत बढ़ती जा रही है, वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे डेजोलेट एंशिएंट इमॉर्टल रेल्म के मालिक वही हैं और उसे लगता है कि वो अपने हेवी लॉसेस का मैटर इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। प्रिंसेस उस रिकॉर्डिंग स्टोन को पकड़ती है जिसमें सारे इवेंट्स रिकॉर्ड हुए थे और सोचती है कि जब उसके पिता एम्परर ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो डेफिनेटली अपना डिसीजन लेंगे। दूसरे सीन में लुओ क्लैन के हॉल के अंदर ओल्ड एंसेस्टर अपने एक फॉलोअर से पूछता है कि सीक्रेट रेल्म में किलर के केस को इन्वेस्टिगेट करते वक्त क्या उसे कुछ स्पेसिफिक मिला। फॉलोअर रिपोर्ट करता है कि सीक्रेट रेल्म के बाहर का बैटलफील्ड बुरी तरह डैमेज हो गया था और सिर्फ यही क्लू है कि अटैकर एंशिएंट एम्परर रेल्म के पीक पर था और कोई एविडेंस नहीं मिला। एंसेस्टर इंटरेस्ट के साथ उसे देखता है और कंटिन्यू करने को कहता है। फॉलोअर अपनी रिपोर्ट आगे बढ़ाता है, एक्सप्लेन करता है कि ईस्टर्न रीजन इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे पता चला कि 5 साल पहले जैंग क्लैन की टेरिटरी में एक डिवाइन चाइल्ड पैदा हुआ था। वो ऐड करता है कि उसके बर्थ के टाइम हैरान करने वाले हेवनली विजन्स दिखे थे, एक गोल्डन लोटस जो बिटर सी से खिला था, माउंटेन्स और रिवर्स का मैप और यहाँ तक कि एक एंशिएंट किंग जो 9 हेवन से डिसेंड हुआ था।
ओल्ड एंसेस्टर शॉक में अपनी सीट से कूद पड़ता है और चिल्लाता है, क्या? वो डिसबिलीफ में विजन रिपीट करता है, एक एंशिएंट किंग जो 9 हेवन से डिसेंड हुआ, और एक्सप्लेन करता है कि ऐसा विजन तभी होता है जब लेजेंडरी आर्केक सेक्रेड बॉडी का बर्थ होता है। वो फॉलोअर से परेशानी में पूछता है कि क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं। फॉलोअर अश्योर करता है कि वो धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा, उसने मैटर की सच्चाई कंफर्म की है, और ऐड करता है कि जैंग क्लैन का डिवाइन चाइल्ड न सिर्फ आर्केक सेक्रेड बॉडी के साथ पैदा हुआ था, बल्कि वो इन्नेट ट्रू इमॉर्टल कल्टिवेशन लेवल पर भी था। लुओ क्लैन का ओल्ड एंसेस्टर शॉक में रियलाइज करता है कि ये वही डिवाइन चाइल्ड है जिसे उसने पर्सनली क्लैन से निकाल दिया था। वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है, सोचता है कि अगर ये बच्चा उनके बीच पैदा होता तो उनके क्लैन को कभी अपने डिक्लाइन की चिंता नहीं होती, और आज मिले ढेर सारे बुरी खबरों को कर्स करता है। वो डिसाइड करता है कि लुओ जैंटियन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, अपने फॉलोअर को साथ आने का ऑर्डर देता है और उसके रेजिडेंस की तरफ निकल पड़ता है। पहुंचने पर एंसेस्टर चिल्लाता है कि लुओ जैंटियन बाहर आए और उसे तुरंत फेस करे। अंदर लुओ जैंटियन आवाज सुनता है और कंफ्यूजन में सोचता है कि एंसेस्टर फिर से गुस्सा क्यों है, खासकर तब जब क्लैन सोल्जर्स ने अभी एक मिस्टीरियस डिजास्टर झेला है। ओल्ड एंसेस्टर लुओ टांगकोंग हॉल में एंटर करता है। जब जैंटियन आने का रीजन पूछता है तो वो गुस्से में उसे डांटता है, पूछता है कि उसमें पूछने की हिम्मत कैसे हुई। वो गुस्से में रिवील करता है कि जैंग क्लैन की लड़की से जो बच्चा हुआ था उसके पास आर्केक सेक्रेड बॉडी है, और उसे अक्यूज करता है कि उसने बच्चे को निकालकर क्लैन का स्टार ऑफ डेस्टिनी बेकार में खो दिया। जैंटियन कंप्लीट शॉक में रिप्लाई करता है, इंसिस्ट करता है कि ये इम्पॉसिबल है। वो अपने डिसीजन को डिफेंड करता है, एक्सप्लेन करता है कि उस वक्त उसने खुद जैंग जिक्शन के वूम्ब में फीटस को एग्जामिन किया था। वो असर्ट करता है कि उसमें कोई स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस नहीं थी और उसका फाउंडेशन डैमेज था, और उसकी किस्मत थी कि वो पूरी जिंदगी स्पिरिट मैनिफेस्टेशन स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो वो वही सेम पर्सन कैसे हो सकता है जिसके पास आर्केक सेक्रेड है? जैंटियन अपना गुस्सा उस गार्ड पर निकालता है जो खबर लाया था, उसे धमकी देता है। गार्ड डर के मारे घुटनों पर बैठ जाता है। यंग क्लैन लीडर जैंटियन से भीख मांगता है। वो कसम खाता है कि उसने लापरवाही से रिपोर्ट नहीं दी, बल्कि ये खबर ईस्टर्न इमॉर्टल रेल्म में आग की तरह फैल गई है, और उसने मल्टीपल टाइम्स वेरीफाई करने के बाद ही रिपोर्ट किया। उसी वक्त मू युन नाम की एक औरत एंटर करती है और जैंटियन को इंपल्सिव ना होने के लिए कहती है। वो कहती है कि क्लैन के लॉयल डेथ गार्ड्स ऐसी र्यूमर्स हल्के में नहीं फैलाते, और उसे पहले पूरी बात सुनने को कहती है। मू युन एंसेस्टर को ग्रीट करती है जो उसे बोलने की परमिशन देता है। मू युन सजेस्ट करती है कि बच्चा 5 साल पहले पैदा हुआ था और ये सिर्फ ओरल र्यूमर्स हैं, इसलिए कंफर्म करना मुश्किल है। वो स्पेक्यूलेट करती है कि जैंग क्लैन ने ये कहानी बनाई है ताकि लुओ क्लैन द्वारा निकाले जाने के बाद वो अपना फेस सेव कर सकें। लुओ जैंटियन ऑब्जेक्ट करता है कि मैटर बहुत सीरियस है, इग्नोर करने के लिए। अगर झूठ है तो ठीक है, पर अगर सच हुआ तो? मू युन जैंटियन की वाइफ एक प्लान प्रपोज करती है। वो पॉइंट आउट करती है कि जैंग क्लैन पहले ही डिक्लाइन में है। लुओ क्लैन की पावर के साथ बस जैंग जिक्शन और उसके बेटे को अपने एंसेस्टर्स को एक्नॉलेज करने के लिए समन करना ही जैंग क्लैन को हमेशा के लिए उनका ग्रेटफुल बना देगा, और साथ ही इससे उन्हें बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशन का सच भी वेरीफाई करने का मौका मिलेगा। वो कॉन्फिडेंस से ऐड करती है कि अगर वो मना भी करते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उसका बेटा लुओ शिंग पहले ही ग्रेट एम्परर के साइंस दिखा रहा है और उनके क्लैन की प्रॉस्पेरिटी उसके साथ गारंटीड है। जैंटियन एंथुसियास्टिकली अग्री करता है, याद करता है कि शिंगर के बर्थ के टाइम भी हेवनली फिनोमेना एक्सेप्शनल थे और उसका कॉन्स्टिट्यूशन किसी डिवाइन से कम नहीं है। ओल्ड एंसेस्टर मानता है कि वो प्रॉब्लम्स में इतना उलझा था कि शिंगर के बारे में भूल गया, और मू युन को ऑर्डर देता है कि लुओ शिंग को तुरंत उससे मिलवाने लाए। थोड़ी देर बाद लुओ शिंग आता है। वो रिस्पेक्टफुली बाव करता है। एंसेस्टर अपने फादर और मदर को ग्रीट करता है। एंसेस्टर उसे एडमिरेशन से देखता है, उसके कंपोज्ड और हम्बल नेचर को नोट करता है और कैसे उसका स्टेलर ब्लड लाइन दिन ब दिन डेंस होता जा रहा है। वो प्राउडली डिक्लेयर करता है कि शिंगर क्लैन का ब्राइट स्टार है और वो डेफिनेटली मार्शल आर्ट्स के पीक पर पहुंचेगा। जैंटियन अश्योर करता है कि शिंगर की ट्रेनिंग तेजी से इंप्रूव हो रही है और वो पर्सनली उसे अगले महीने इमॉर्टल पैलेस के ग्रैंड कंपटीशन में ले जाएगा। एंसेस्टर खुश होकर खड़ा होता है, एक्सीलेंट शब्द 3 बार रिपीट करता है, डिक्लेयर करता है कि लुओ शिंग जैसे सक्सेसर के साथ उनका क्लैन पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि जैंग क्लैन वाले मैटर को निग्लेक्ट न करें और थॉरली इन्वेस्टिगेट करें। जैसे ही फैमिली डिपार्टिंग एंसेस्टर को बाव करती है, जैंटियन अपने बेटे शिंगर को वापस ट्रेनिंग पर जाने का ऑर्डर देता है, याद दिलाता है कि ट्रेनिंग अपस्ट्रीम रोइंग की तरह है, या तो आगे बढ़ो या पीछे गिर जाओ। शिंगर चला जाता है। जैसे ही जैंटियन अपनी वाइफ मू युन के साथ अकेला होता है, वो तुरंत उसे कन्फ्रंट करती है, अक्यूज करती है कि वो अभी भी जैंग जिक्शन के बारे में सोच रहा है। वो गेस करती है कि जैसे ही उसने सुना कि अबैंडन बच्चे में ग्रेट टैलेंट है, उसका दिल पिघल गया और वो उन्हें वापस लाना चाहता था। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है गुस्सा ना करे, याद दिलाता है कि वो बच्चा आखिरकार उसका अपना खून है। फिर जैंटियन एडमिट करता है कि उसे भी डाउट्स हैं, क्योंकि मेडिसिन गॉड वैली के डॉक्टर ने खुद कंफर्म किया था कि बच्चे का फाउंडेशन डैमेज था।
मू युन डिस्गस्टेड होती है, डिक्लेयर करती है कि वो मानने को तैयार नहीं कि वो बच्चा कभी उसके बेटे शिंगर को सरपास कर पाएगा। इसी बीच प्रिंसेस शाइंग चान ग्रेट शाह डायनेस्टी के पैलेस पहुंचती है। वो सोचती है कि उसे तुरंत अपने फादर को उस छोटे ब्रैट जैंग वोंग के बारे में बताना चाहिए। सोल्जर्स पैलेस कोर्टयार्ड में लाइन बनाते हैं डिवाइन शिप और ग्रैंड प्रिंसेस को वेलकम करने के लिए। प्रिंसेस जनरल के साथ उतरती है और अनाउंस करती है कि डिवाइन शिप अब उनके चार्ज में है। वो जनरल्स को बताती है कि वो पहले रॉयल फादर से मिलने जाएगी आज के इवेंट्स रिपोर्ट करने, और ऑर्डर देती है कि जब तक हिज मैजेस्टी डिसीजन न लें इस मैटर पर एब्सोल्यूट सीक्रेसी मेंटेन करें। प्रिंसेस पैलेस कॉरिडोर से होते हुए ग्रैंड हॉल की तरफ बढ़ती है। प्रिंसेस थ्रोन रूम में एंटर करती है, अपने फादर एम्परर को ग्रीट करती है और रिपोर्ट करती है कि वो सीक्रेट रेल्म से ग्रेट गेन्स के साथ वापस आई है। वो उसे वेलकम करते हैं, कीनर बुलाते हैं और पास आने को कहते हैं। वो नोटिस करते हैं कि उसने इंपीरियल सील यूज किया था और पूछते हैं क्या डेंजर था। वो उन्हें रीअश्योर करती है, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म है। प्रिंसेस एक्सप्लेन करती है कि लुओ क्लैन ने लुओ डोंग को इमॉर्टल ट्रैपिंग पर्ल यूज करने दिया ताकि वो हीनस क्राइम कर सके। वो ऐड करती है कि फॉर्चुनेटली एक फ्रेंड ने उसे बचा लिया, लेकिन लुओ क्लैन पीछे नहीं हटा। उन्होंने एंशिएंट सेज लुओ टान कॉन्ग को भेजा डिवाइन शिप को रोकने के लिए। एम्परर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, अपने थ्रोन का आर्मरेस्ट तोड़ देते हैं और चिल्लाते हैं कि लुओ क्लैन की इतनी हिम्मत कैसे हुई। आवाज सुनकर उनकी वाइफ आती है और शांत होने को कहती है। एम्परर डिक्लेयर करते हैं कि लुओ क्लैन ने उनकी बेटी पर हाथ डालने की हिम्मत की है। वो सर्वेंट्स को इंपीरियल डिक्री ड्राफ्ट करने का ऑर्डर देते हैं लुओ क्लैन से एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए। प्रिंसेस और एम्परर की वाइफ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वाइफ वॉर्न करती है कि अगर वॉर हुई तो हैवी लॉसेस होंगे। प्रिंसेस भी रिक्वेस्ट करती है कि गुस्सा शांत करें क्योंकि वॉर से पूरा रेल्म केओस में चला जाएगा। वो कहती है कि उसे सीक्रेट रेल्म में लुओ क्लैन की इंसल्ट से कहीं बड़ी चीज मिली है और रिकॉर्डिंग स्टोन दिखाती है। एम्परर स्टोन लेते हैं। वो इंटरनली अपनी बेटी की मैच्योरिटी की तारीफ करते हैं। फिर वो डिक्लेयर करते हैं कि वो ये शेम बर्दाश्त नहीं करेंगे और डिक्री इशू करते हैं कि लुओ क्लैन लुओ डोंग को उन्हें हैंड ओवर करे। एम्परर की वाइफ ऑब्जेक्ट करती है, सजेस्ट करती है कि मैटर सॉल्व करने के लिए प्रिंसेस मिंकिंग की शादी लुओ डोंग से करा दी जाए। एम्परर गुस्से में वाइफ पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि अगर छोटी सी गलती होती तो चैनर जिंदा वापस नहीं आती। वो शादी के लिए साफ मना कर देते हैं। वाइफ आर्ग्यू करती है कि लुओ डोंग लुओ क्लैन का डायरेक्ट एयर है। प्रिंसेस शाइंग चियान बीच में बोलती है और क्लियर करती है कि अगर हिज मैजेस्टी को लगता है कि वो लुओ डोंग से इंप्रेस थी तो वो गलत है। वो स्टेट करती है लुओ डोंग पहले ही मारा जा चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल रेवन एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।